नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। अर्जुन इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था तो वह वुड स्पिरिट को भागने कैसे दे सकता था। स्पेस सीक्रेट टेक्निक, अंतरिक्ष गुप्त तकनीक के समर्थन से वह सीधे वुड स्पिरिट के सामने प्रकट हुआ। उससे ठंडे और शांत भाव से घूर रहा था। उसके हाथ खुलने और बंद होने पर एक विशाल मून ब्लेड ठंडे और शांत ढंग से बनी। जैसे ही अर्जुन मून ब्लेड को वुड स्पिरिट पर अंतिम प्रहार करने के लिए छोड़ने वाला था, वुड स्पिरिट चीख उठा। इस चीख के साथ अर्जुन को अचानक अपनी बांह पर एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी कलाई को झटका दिया और मून ब्लेड बाहर निकल गई। एक सनसनाती आवाज के साथ विशाल मून ब्लेड, हालांकि स्पेस फोर्स अंतरिक्ष बल से संघनित थी और वुड स्पिरिट की नेमेसिस शत्रु नहीं थी, फिर भी इस क्षण बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि अर्जुन अंतिम क्षण में अपना निशाना चूक गया और वुड स्पिरिट के महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं लगा, फिर भी यह सीधे उसके शरीर को काट गया। चीरा चिकना था और उससे गहरा हरा तरल एक फव्वारे की तरह बह निकला। ल्यूयान ने अवसर का लाभ उठाते हुए नीचे छलांग लगाई, एक लपट में बदल गई और वुड स्पिरिट को लपेट लिया। पास ही क्वीन मॉन्स्टर इंसेक्ट दानव कीट रानी ने पर्पल एंड ग्रीन डुअल सॉर्ड्स, बैंगनी और हरे दोहरी तलवारों को एक अजीब मुद्रा में पकड़ा हुआ था। दोनों तलवारों पर प्रकाश चमका और जैसे ही उसने अपने शरीर को मोड़ा, एक विशाल तलवार का प्रकाश सीधे ल्यूयान और वुड स्पिरिट के बीच की लड़ाई में उड़ गया। तुरंत वुड स्पिरिट एक तेज चीख के साथ करा उठा। उसी समय अर्जुन एक पीले चेहरे के साथ कई दर्जन मीटर पीछे हट गया, अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी दाहिनी बांह को घूरने लगा। अगले ही पल वह हैरानी से चिल्ला उठा, वुड सीड, लकड़ी का बीज। इस क्षण उसकी दाहिनी बांह पर चावल के दाने के आकार की एक हल्की हरी चीज त्वचा और मांस में धंसी हुई थी। उत्तेजना के एक बर्स्ट झटके के साथ उसकी जीवन शक्ति अनियंत्रित रूप से इस चीज की ओर दौड़ती हुई प्रतीत हुई। यह इसे पागलपन की हद तक निगल रहा था। जीवन शक्ति के प्रवाह के साथ ये छोटी सी चीज अपने खोल से बाहर निकलने के संकेत दिखाने लगी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि यह क्या था। ये स्पष्ट रूप से वुड स्पिरिट का वुड सीड था, जो मंद प्रकाश पहले चमका था। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ तक कि 6 एम्परर रेल्म मास्टर सम्राट क्षेत्र के गुरु भी वुड स्पिरिट को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए थे। मूल रूप से वुड स्पिरिट का सीड इतना अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि अर्जुन अपने शरीर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। अगर वुड स्पिरिट ने अभी भागने के लिए उसे बाधित करना न चाहा होता तो शायद उसने वुड स्पिरिट सीड को सक्रिय नहीं किया होता। ये वुड सीड के सक्रियण के कारण ही था कि अर्जुन का मून ब्लेड निशाना चूक गया। मेपलवुड सिटी में अर्जुन जानता था कि वुड सीड द्वारा परजीवी साधक के साथ क्या हुआ था। थोड़े ही समय में साधक का मांस और रक्त पूरी तरह से निगल जाएगा और एक बुद्धिहीन वुड स्पिरिट क्लोन वुड स्पिरिट प्रतिरूप में बदल जाएगा। अर्जुन उन लोगों के पदचिह्नों पर चलना नहीं चाहता था। वुड सीड को अधिक से अधिक जीवन शक्ति निगलते हुए देखकर उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी उंगली पर एक छोटा स्पेस ब्लेड संगठित किया और फिर वुड सीड के स्थान को चुटकी में पकड़ लिया। एक दबी हुई दहाड़ के साथ मांस का वह टुकड़ा अर्जुन ने सीधे फाड़ डाला। तुरंत उसकी बांह से रक्त बहने लगा। वुड सीड को बाहर निकालने पर अगले ही पल छोटे बैलें वुड सीड से निकल गईं, प्रयास करते हुए कि वह फिर से अर्जुन पर आक्रमण कर दें। अर्जुन ठंडे भाव से गुस्सा किया और सील्ड वर्ल्ड बीड को बुलाया। उसकी आकृति चमकी और वह सील्ड वर्ल्ड बीड के अंदर चला गया। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड, छोटे मुहरबंद दुनिया के अंदर अर्जुन ने वुड स्पिरिट क्लोन को अपने हाथ में पकड़ा और अचानक अपनी हथेली में एक लपट जला दी। वुड स्पिरिट क्लोन को पूरी तरह से लपेट लिया। एक तेज चीख के साथ वुड स्पिरिट क्लोन, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था, जलकर राख हो गया। ये सब करने के बाद अर्जुन ने अपने स्पेस रिंग अंतरिक्ष वलय से एक उपचार गोली निकाली और उसे निगल लिया।
पालथी मारकर जमीन पर बैठकर अर्जुन ने सील्ड वर्ल्ड बीड के सिद्धांतों की मदद से अपने शरीर के हर इंच की ध्यानपूर्वक जांच की। उसे वास्तव में इस वुड सीड से डर लग रहा था। एक पूरी जांच के बाद अर्जुन ने आखिरकार निर्धारित किया कि पहले वाले के अलावा उसके शरीर पर कोई अन्य वुड सीड नहीं था जिससे वह आराम कर सका। इतने कम समय की रिकवरी के बाद अर्जुन की बांह पर लगी चोट लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। एक राहत की सांस लेने के बाद अर्जुन की आकृति चमकी और वह सील्ड वर्ल्ड बीड से बाहर निकल गया। मैदान में लौटकर अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि जगह शांत थी, लड़ाई का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था। पास ही ल्यूयान जो पहले ही अपने मानव रूप में बदल चुकी थी, हल्के से कूदकर अर्जुन के पास आ गई। एक मुस्कान आखिरकार उसके ठंडे सुंदर चेहरे पर दिखाई दी, क्योंकि उसने पुकारा, स्वामी। अर्जुन ने सिर हिलाया, एशेस को देखा और पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? ल्यूयान ने सिर हिलाया, हाँ। ऐसा कहते हुए उसने क्वीन मॉन्स्टर इंसेक्ट की ओर मुड़कर देखा और हल्के से कहा, स्वामी का नया सहायक काफी शक्तिशाली है, मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन ने उसे देखा जैसे कि किसी बात से अवगत हो और मुस्कान के साथ कहा, हालांकि वह काफी शक्तिशाली है, उसके विकास में एक बड़ी सीमा है। थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म शायद उसका शिखर है, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारी अपनी चेतना है। अच्छी तरह से संवर्धन करो और तुम भविष्य में उससे अधिक शक्तिशाली होगी। हाँ स्वामी, ल्यूयान ने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, लेकिन उसके मुंह के कोने हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अर्जुन ने क्वीन मॉन्स्टर इंसेक्ट को इशारा किया और वह तुरंत उड़कर आए और सील्ड वर्ल्ड बीड में वापस ले जाई गई। चारों ओर देखते हुए अर्जुन ने देखा कि जंगल गड़बड़ी में था। बस आधे दिन में 2 सेकंड ऑर्डर डाउसोस रेल्म मास्टर्स और 1 दर्जन से अधिक ओरिजिन किंग रेल्म कल्टिवेटर साधक यहाँ मर चुके थे, जिससे अर्जुन को आह भरने के लिए मजबूर कर दिया। देखो कि कोई स्पेस रिंग्स अंतरिक्ष वलय बाकी बचा है या नहीं, अर्जुन ने आदेश दिया। वह और ल्यूयान ने खोज शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन के हाथ में 7 या 8 स्पेस रिंग्स थे। ये स्पेस रिंग्स फ्लाइंग सेंट पैलेस के साधकों के थे। जहां तक आचार्य विलासित ल्यूहीजी स्पेस रिंग की बात है, उसे नहीं पता था कि क्या वह लड़ाई में नष्ट हो गया था या गायब हो गया था। किसी भी मामले में अर्जुन को थोड़ा अफसोस हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार यह एक सेकंड ऑर्डर डाउसोस रेल्म मास्टर का स्पेस रिंग था, तो अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें जरूर होंगी। स्वामी, हमें इस चीज से कैसे निपटना चाहिए? ल्यूयान ने जहाज को देखा, एक जिज्ञासु प्रकाश उसकी सुंदर आंखों में चमकते हुए, जब उसने पूछा उसका आकार का अनुमान लगाते हुए। स्वाभाविक रूप से हम इसे रख देंगे, अर्जुन मुस्कुराया, जहाज के सामने आया और इसके चारों ओर कुछ बार घूमा, एक संतुष्ट भाव दिखाते हुए। ये निश्चित रूप से एक डाउसोस ग्रेड उड़ान प्रकार की कलाकृति थी। अर्जुन इस समय एक उड़ान प्रकार की कलाकृति की कमी थी, तो वह इतने अच्छे अवसर को कैसे जाने दे सकता था। जहाज बहुत बड़ा था, इसलिए अर्जुन इसे थोड़ी देर के लिए छोटा नहीं कर सका, इसलिए वह केवल एक विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग कर सका इसे सील्ड वर्ल्ड बीड में संग्रहित करने के लिए, जहां वह भविष्य में इसे धीरे धीरे निपट सकता था। चलो चलते हैं, अर्जुन ने ल्यूयान को पुकारा और मेपलवुड सिटी लौट आया। अब जब ल्यूयान का मामला सुलझ गया था, वह बिना किसी चिंता के कौस्तुभ कांगसी रैन को एकांत घर की तलाश करने के लिए साथ दे सकता था। लेकिन उस पल हवा का एक झोंका चला और अर्जुन, जो मुड़ने और जाने वाला था, रुके बिना नहीं रह सका और एक निश्चित स्थान पर संदेह से देखा। क्या गलत है? ल्यूयान ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय ध्यान से घूरता रहा कुछ देर के लिए, इससे पहले कि उसकी आकृति अचानक चमकी और वह पहुंच गया जहां वुड स्पिरिट क्लोन को मारा गया था। मूल रूप से केवल वुड स्पिरिट क्लोन की राख यहाँ बची थी, लेकिन अभी हवा के झोंके के नीचे राख के बीच एक प्रकाश की चमक थी, जिसने अर्जुन का ध्यान खींचा। नीचे बैठकर और राख को अलग करते हुए अर्जुन तुरंत कुछ देखा। वह अचानक पीछे हट गया, अपने चेहरे पर चौकसी का भाव लिए। ल्यूयान चलकर आए और उसके बगल में खड़ी हो गई। उसकी सुंदर आंखें राख पर घूम रही थीं और उनमें क्या था ये देखने के बाद वह बुदबुदाई, एक बीज।
ये चीज़ वास्तव में एक बीज थी, केवल चावल के एक दाने के आकार के। जाहिर है वुड स्पिरिट द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था इसे जलाने के बाद। ल्यूयान की भयंकर लपटों से बचने में सक्षम होना, ये बीज स्वाभाविक रूप से कोई साधारण चीज़ नहीं थी। जाहिर है ये वुड स्पिरिट का वुड सीड था। हालांकि अजीब बात यह थी कि यह वुड सीड उस वुड सीड से बहुत अलग था जो अर्जुन की बांह पर पहले लगाया गया था। ये रंग में हरा नहीं था, बल्कि सोना और चांदी था। बायां आधा एक सुनहरे प्रकाश के साथ चमका, जबकि दायां आधा एक चांदी के प्रकाश के साथ चमका। ये बहुत अजीब लगता था। क्या कोई समस्या है? अर्जुन ने चौकसी से पूछा। ल्यूयान ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में एक समस्या है। इस बीज में एक अजीब आध्यात्मिक शक्ति है और ऐसा लगता है कि यह अभी तक नहीं मरा है। मुझे पता था। अर्जुन ने अपने दांत पीसे। अच्छा, बहुत अच्छा, यह आदमी वास्तव में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। अर्जुन ने मजाक उड़ाया और अपना हाथ हिलाया, मेरे साथ आओ। ऐसा कहते हुए उसने ल्यूयान को अपनी शक्ति में लपेट लिया और सीधे उसे सील्ड वर्ल्ड बीज में ले आया। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड के अंदर अर्जुन पालथी मारकर बैठा था। उसका भाव एक प्राचीन कुएं की तरह शांत था। उससे ज्यादा दूर नहीं, एल्केमी फर्नेस रसायन भट्टी, पर्पल ओरिजिन फर्नेस वहां खड़ी थी। उसका ढक्कन बंद था। भट्टी के अंदर क्रूरता का एक प्रदर्शन था। समय समय पर अंदर से एक जोर की आवाज आ रही थी, जैसे कि कुछ इससे मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। हर बार जब ऐसा होता था, अर्जुन अपनी कुछ शक्ति डालता था पर्पल ओरिजिन फर्नेस में, विरोध को दबाते हुए। पूरे एक दिन के बाद भट्टी पूरी तरह से शांत हो गई। उसी समय अर्जुन ने अंततः ल्यूयान की पुकार सुनी। उसने अपना हाथ हिलाया और पर्पल ओरिजिन फर्नेस को खोला। ल्यूयान तुरंत एक लपट में बदल गई और भट्टी से बाहर निकल आए, उसके सामने घूमकर अपने मानव रूप में बदलने से पहले। स्वामी, ल्यूयान चिल्लाए, फिर एक सोने और चांदी का वुड सीड अपने हाथ में सौंपा, कहते हुए, स्वामी आराम से रह सकते हैं। इस बार मैं गारंटी देती हूँ कि यह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। अच्छा काम किया। अर्जुन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, अजीब वुड सीड को लिया, इसमें अपनी डिवाइन सेंस डाली और पाया कि जैसा कि ल्यूयान ने कहा था, आध्यात्मिक शक्ति का वह टुकड़ा मूल रूप से छिपा हुआ था इस वुड सीड में बहुत पहले गायब हो गया था। मुझे नहीं पता, तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्जुन ने ऊपर देखा उसे। ल्यूयान ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, स्वामी, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। लेकिन मुझे एक अनुभूति है कि दो प्रकार की शक्ति बहती है इस बीज में, बहुत उपयोगी होगी। फिर उसकी आकृति चमकी और वह सीधे चला गया स्मॉल सील्ड वर्ल्ड के दवा उद्यान की ओर। उसने एक कोना ढूंढा, कुछ मिट्टी को अलग किया और अपने हाथ में वुड सीड को लगा दिया। इस जगह पर वुड सीड का विकास समय बहुत कम हो जाएगा। यहाँ की चीजें हो गई हैं। मैं वापस जा रहा हूँ मेपलवुड सिटी। मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ है तुम्हें पूछने के लिए। अर्जुन ने ल्यूयान को देखा। ल्यूयान ने सिर हिलाया इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और वह आग की एक रेखा में बदल गई जो सीधे अर्जुन के शरीर में दौड़ी और गायब हो गई। अर्जुन फिर स्मॉल सील्ड वर्ल्ड से बाहर निकल गया, दिशा की पहचान की और तेजी से मेपलवुड सिटी की ओर उड़ गया। मेपलवुड सिटी से कुछ दसियों हजार किलोमीटर दूर फ्लाइंग सेंट पैलेस का प्रवेश द्वार। फ्लाइंग सेंट पैलेस का प्रवेश द्वार राजसी और भव्य लगता था। इस पहाड़ श्रृंखला की एक चोटी पर एक नंगे सीने वाला बूढ़ा आदमी सफेद बालों और दाढ़ी के साथ पूर्व की ओर मुंह करके बैठा था। वह पालथी मारकर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और वह किस प्रकार की रहस्यमय संवर्धन विधि का अभ्यास कर रहा था यह अज्ञात था। उस क्षण बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में प्रकाश लगभग एक मूर्त पदार्थ में संघटित हो गया, जिससे उसे देखने वाले कांप उठते थे। इस बूढ़े मास्टर ने कहा था कि मुझे परेशान न किया जाए अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बताओ, इस बार क्या है? अगर यह एक मामूली मामला है तो अपने सिर का ध्यान रखो। बूढ़ा आदमी अचानक ठंडे भाव से कहा, अपना सिर घुमाए बिना। उसके पीछे कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक काले चोगे में एक मध्यम आयु का आदमी यह सुना और तुरंत जम गया। ठंडा पसीना उसके माथे से बह रहा था।
उसने अपनी मुट्ठियां जोड़ी और एक कांपती हुई आवाज में कहा, पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, यंग पैलेस मास्टर विहानेंद्र का लाइफ टोकन जीवन टोकन टूट गया है। मध्यम आयु के आदमी के शब्दों से, बूढ़ा आदमी फ्लाइंग सेंट पैलेस का पैलेस मास्टर था, पैलेस मास्टर वीरभद्र निंगबो यांग। विहानेंद्र का लाइफ टोकन टूट गया है। पैलेस मास्टर वीरभद्र निंगबो यांग ने ये सुना और उसका भाव अचानक ठंडा हो गया। पहाड़ की चोटी पर तापमान तेजी से गिर रहा था। हाँ, मध्यम आयु के आदमी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और एक गहरी आवाज में जवाब दिया, वह छोटा बदमाश वास्तव में एक अल्पायु भूत है। अगर यह टूट गया है तो टूट गया है, पैलेस मास्टर वीरभद्र निंगबो यांग ने हल्के से कहा। मध्यम आयु का आदमी हैरान था। चूंकि विहानेंद्र मर गया है, युआनशु को यंग पैलेस मास्टर होने दो। तुम इस मामले को संभाल सकते हो, इस बूढ़े मास्टर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, पैलेस मास्टर वीरभद्र निंगबो यांग ने आदेश दिया। हाँ, हम पैलेस मास्टर के आदेश का पालन करेंगे। मध्यम आयु का आदमी तुरंत पीछे हट गया, एक शब्द भी कहे बिना। स्टासोल पैलेस, स्टा बाउंड्री के दक्षिणी क्षेत्र का सर्वोच्च शासक। एक समान दृश्य हो रहा था। एक गुप्त कमरे के अंदर एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी एक सुंदर महिला की रिपोर्ट सुन रहा था। रिपोर्ट सुनने के बाद उसने भौहें चढ़ाई और कहा, उस छोटे राक्षस का लाइफ टोकन वास्तव में टूट गया है। ऑनर्ड मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, जूनियर ब्रदर अंशुल हालेंग का लाइफ टोकन वास्तव में टूट गया है, सुंदर महिला आदरपूर्वक जवाब दिया। वह छोटा राक्षस एक लोच मछली की तरह फिसलन भरा है। इस बूढ़े मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की लेकिन उसके ठिकाने को पकड़ने में विफल रहा, फिर भी वह वास्तव में मर गया। बूढ़ा आदमी ठंडे भाव से गुस्सा किया, क्या बर्बादी है। ऑनर्ड मास्टर, कृपया शांत हो जाएं। जूनियर ब्रदर अंशुल अब मर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसे मारा गया, ये कहा जा सकता है कि उसने ऑनर्ड मास्टर के लिए गड़बड़ी को साफ कर दिया है, सुंदर महिला ने सांत्वना दी। गड़बड़ी को साफ किया। बूढ़ा आदमी गुस्सा किया, इस बूढ़े मास्टर को दूसरों की जरूरत नहीं है हस्तक्षेप करने के लिए। शिष्य गलत बोला, कृपया ऑफेंस न लें ऑनर्ड मास्टर। सुंदर महिला ने यह सुना और तुरंत एक गंभीर भाव दिखाया, जाओ और पता लगाओ किसे किया। और भी, तुम्हारे जूनियर ब्रदर अंशुल के पास एक कमांड पदक है। मुझे कोई परवाह नहीं है अन्य चीज़ों के बारे में, लेकिन वह कमांड पदक वापस लिया जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी ने एक गहरी आवाज में कहा, पदक। सुंदर महिला हैरान थी। उलझन में उसने पूछा, क्या मैं ऑनर्ड मास्टर से पूछ सकती हूँ ये किस तरह का पदक है। बूढ़े आदमी हल्के से ने उसे देखा और कहा, अगर तुम वास्तव में इसे देख सकती हो तो तुम स्वाभाविक रूप से जान जाओगी यह किस तरह का पदक है। अब इसके बारे में बात करना बेकार है। मेपलवुड सिटी की ओर उड़ते हुए अर्जुन ने पूछा, तो स्टारलाइट कॉरिडोर छोड़ने के बाद तुम ब्लैक ब्लड स्वैम्प में भटक गई। हाँ, ल्यूयान की आवाज़ उसके मन में गूंजी, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा अस्तित्व दूसरों की लालची आंखों को आकर्षित करना आसान है, इसलिए मैं छिपी हुई थी, खुद को दूसरों के सामने दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। और फिर अर्जुन ने पूछा, बाद में मैंने दलदल में कई मॉन्स्टर बीस्ट्स राक्षस जानवरों के साथ लड़ाई की। कुछ मॉन्स्टर बीस्ट्स मुझे निगलना चाहते थे लेकिन मैं भागने में सक्षम थी। बाद में जब मैं एक मॉन्स्टर बीस्ट के साथ लड़ रही थी, मुझे एक गुजरते हुए मास्टर गुरु द्वारा खोजा गया। वह आदमी एक सेकंड ऑर्डर डाओसोस रेल्म कल्टिवेटर था। उसने न केवल आसानी से मॉन्स्टर बीस्ट को मार डाला, उसने मुझे भी पकड़ लिया और मुझे एक गोल कटोरे में बंद कर दिया। तुम्हें ऐसा कहते हुए सुनकर ये वास्तव में एक संयोग है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। वैसे भी अब स्वामी के साथ फिर से मिलने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है। वैसे स्वामी, छोटे सियो, वह कैसा है? ल्यूयान ने अचानक पूछा। अर्जुन का भाव गहरा हो गया जब उसने अपना सिर हिलाया। उसकी कोई खबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह सुरक्षित है। ल्यूयान की आवाज़ भी उदास हो गई। जब तक अर्जुन मेपलवुड सिटी लौटा, आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। वह शहर में आसानी से प्रवेश किया और सीधे गुफा हवेली की ओर चला गया।
गुफा हवेली की बाधा को खोलते हुए अर्जुन अंदर चमक गया। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, उसने एक खुशी की आवाज़ सुनी, श्रीमान, आप वापस आ गए हैं। अर्जुन चौंके बिना नहीं रह सका। उसने अचानक याद किया कि उसके गुफा हवेली में एक और व्यक्ति था। ये ज़ैंग फैमिली की छोटी लड़की थी, रूही ज़ैंग रुओशी। श्रीमान, आप पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रूही ज़ैंग रुओशी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा। अर्जुन ने उस पर देखा। तुम यही मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, ये नौकर अभी पहुंचा, रूही ज़ैंग रुओशी ने जवाब दिया, अपना सिर झुकाते हुए। बैठो, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। अर्जुन ने एक आह भरी। उसने हाथ बढ़ाया और उसे खींचकर ले आया। उसने अपने शब्दों पर ध्यान से विचार किया। अर्जुन, आह, रूही, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ तो क्या ये ठीक है? रूही ज़ैंग रुओशी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह कारण मैं तुम्हें ज़ैंग फैमिली से बाहर निकाला वह इसलिए है कि मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो सकती है किसी चीज़ के साथ। अब ज़ैंग फैमिली और मैं बराबर हैं, कोई किसी का देनदार नहीं है। श्रीमान की महान दया ज़ैंग फैमिली के लिए, रूही इसे याद रखेगी अपने दिल में। मैं अपने बाकी जीवन के लिए श्रीमान को चुकाने के लिए एक बैल या घोड़े की तरह काम करूंगी। रूही ज़ैंग रुओशी ने धीरे से कहा। भूल जाओ, मैं बहस नहीं करूंगा तुम्हारे साथ इसके बारे में। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मैं भविष्य में तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। पहले इसे लो। अर्जुन ने अपने स्पेस रिंग से एक जेड बॉटल जेड की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और पिल वेन्स के साथ एक स्पिरिट पिल को बाहर निकाला। यह क्या है? रूही ज़ैंग रुओशी ने जिज्ञासा से देखा। यह एक पॉइजन पिल जहर गोली है। क्या तुमने इसे लेने की हिम्मत की? रूही ज़ैंग रुओशी ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। श्रीमान ने मुझसे झूठ बोला। अर्जुन ने बस कहा, इस चीज को लो, फिर अपने लिए एक कमरा ढूंढो संवर्धन अभ्यास करने के लिए। मैं कुछ दिनों में बाहर जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ आज्ञाकारी रूप से रहो और इधर उधर न दौड़ो। अर्जुन के जाने के बाद रूही ज़ैंग रुओशी ने स्पिरिट पिल को लिया। जब स्पिरिट पिल उसके पेट में प्रवेश किया तो ये तुरंत एक गर्म धारा में बदल गया जो उसके लिम्स, अंगों और बोन्स हड्डियों तक दौड़ गई। उसने जल्दी से सबसे छोटे बेडरूम में रश किया, पालती मारकर बैठी और अपनी गुप्त कला का अभ्यास शुरू कर दिया। स्पिरिट पिल उसने जो लिया वह स्वाभाविक रूप से मैरो वॉशिंग पिल था जो अर्जुन ने लाखों सोस क्रिस्टल्स खर्च करके प्राप्त किया था। अर्जुन ने लगभग 10 स्पेस रिंग्स निकाले और अपनी फसल की छटाई करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद अर्जुन सब कुछ देखा जो उसके सामने श्रेणी के अनुसार छटाई की गई थी, एक खुशी के भाव के साथ। इन 10 स्पेस रिंग्स से उसे अकेले 8 मिलियन सोस क्रिस्टल्स प्राप्त हुआ। उनमें से अंशुल हालेंग को सबसे अधिक प्राप्त हुआ था, लगभग 6 मिलियन सोस क्रिस्टल्स। यहाँ की सभी चीज़ों में से जिसने अर्जुन का ध्यान सबसे अधिक था वह एक पदक जैसी वस्तु थी। पदक बड़ा नहीं था, केवल एक हथेली के आकार का। ये रंग में सुनहरा था और सामने एक जीवन ट्रू ड्रैगन उकेरा गया था जिसका सिर उठा हुआ था और पूंछ हिल रही थी। पीछे शब्द ड्रैगन के लिए एक प्राचीन अक्षर एक भड़कीले अंदाज में लिखा गया था। अर्जुन ने निर्णायक रूप से इसे सील्ड वर्ल्ड बीड में फेंक दिया भविष्य में अध्ययन करने के लिए। आधे दिन बाद मेपलवुड सिटी के ब्लैक मार्केट काले बाजार में अर्जुन ने हाल के समय में जो कुछ भी जमा किया था वह सब बेच दिया। जब तक अर्जुन ब्लैक मार्केट से वापस आया उसके कब्जे में सोस क्रिस्टल्स की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई थी, जिससे वह अचानक अमीर बन गया था। 2 दिन बाद जब अर्जुन अपने एकांत निवास में कुछ नए डाउसोस ग्रेड आर्टिफैक्ट्स को परिष्कृत कर रहा था तो अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपने स्पेस रिंग से एक संवाद आर्टिफैक्ट निकाला, उसमें अपनी डिवाइन सेंस डाली और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद वह तुरंत खड़ा हो गया। एक पल बाद उसने एकांत निवास छोड़ दिया और सीधे शहर के द्वार की ओर चला गया। आधे घंटे बाद मेपलवुड सिटी से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर एक छोटे से जंगल में अर्जुन आकाश से उतरा।
इससे पहले कि वह अपने आसपास की जांच कर पाता, एक परिचित आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसका चेहरा सार्थक मुस्कान से भरा था। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन भाई, आप बहुत तेज हैं। कौस्तुभ भाई, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ करना। अर्जुन ने दूसरे पक्ष को देखकर मुस्कुराया और शिष्टाचार वापस किया। उसके सामने मौजूद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कौस्तुभ था। जब अर्जुन को अभी उसका संदेश मिला, तो वह तुरंत समझ गया कि दूसरा पक्ष तैयार है, लेकिन वे दोनों मेपलवुड सिटी से एक साथ नहीं निकले। इसके बजाय वे अलग हो गए और यहाँ मिले। कौस्तुभ एक सतर्क व्यक्ति था और अर्जुन भी यही चाहता था। नहीं, मैं तो अभी आया ही हूँ, इससे पहले कि मैं सांस भी ले पाता। अर्जुन भाई, आप आ गए, कौस्तुभ ने मुस्कुराते हुए कहा। कौस्तुभ ने मुस्कुराहट के साथ कहा, चूंकि अर्जुन भाई आ गए हैं, तो अब देर करने का समय नहीं है। चलिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक लंबी शटल जैसी आर्टिफैक्ट बाहर थूकी। यह आर्टिफैक्ट हवा में फैल गई और जल्द ही लगभग 10 मीटर लंबी शटल के आकार की वस्तु में बदल गई। कौस्तुभ ने कुछ मोहरें बनाई और सोस्ची का एक विस्फोट आगे भेजा, जिसने तुरंत आर्टिफैक्ट में एक छोटा सा छेद खोल दिया। ये देखकर अर्जुन तुरंत समझ गया कि यह भी एक उड़ान प्रकार का आर्टिफैक्ट है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर उड़ान भरी। कौस्तुभ का भी ऐसा ही करने का इंतजार किया। उसके आग्रह पर यह आर्टिफैक्ट आगे बढ़ी। लंबी शटल के आकार का आर्टिफैक्ट अत्यंत तेज गति से आगे उड़ने लगा। मैंने अर्जुन भाई को मजाक दिखाया है। मेरा यह उड़ान प्रकार का आर्टिफैक्ट केवल ओरिजिन किंग ग्रेड मिड रैंक का है, इसलिए यह बहुत तेज नहीं है, लेकिन ये बहुत ऊर्जा बचाता है, इसलिए ये हम दोनों के पैदल उड़ने से बेहतर है। कौस्तुभ ने अपने उड़ान प्रकार के आर्टिफैक्ट को नियंत्रित करते हुए कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ये काफ़ी है, लेकिन हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 3 दिन, कौस्तुभ ने जवाब दिया। मैं अर्जुन भाई को वहां की स्थिति के बारे में विस्तार से बता भी सकता हूं। अर्जुन ने कहा, मैं बस उसी के बारे में पूछने वाला था। दोनों तुरंत आर्टिफैक्ट के अंदर बातचीत करने लगे। कौस्तुभ का वर्णन सुनने के बाद अर्जुन को पता चला कि वनरसपिल ग्रेट एम्परर्स के तीसरे शिष्य गौतम का गुफा निवास युआन फर्नस माउंटेन नामक जगह पर स्थित था। दूर से देखने पर यह पर्वत चोटी एक कीमती कड़ाही जैसी लगती थी, इसलिए आसपास के लोग इसे युआन कॉल्ड्रन माउंटेन कहते थे। युआन फर्नस माउंटेन रेजिंग फायर हॉल के प्रभाव क्षेत्र के भीतर था। अपने शुरुआती वर्षों में कौस्तुभ ने भी अकेले इस जगह की चुपके से खोज की थी। दुर्भाग्य से उस समय उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह अमर के गुफा निवास के प्रतिबंधों को तोड़ नहीं पाया। अंत में वह ऊंचे मनोबल के साथ गया, लेकिन निराशा में वापस लौटा। उस समय के उसके अनुमान के अनुसार भले ही गौतम के गुफा निवास के प्रतिबंध लंबे समय से खराब स्थिति में थे, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई ओरिजिन किंग रेल्म कल्टीवेटर अकेले तोड़ सके। ऐसा करने की क्षमता केवल एक डाओ सोर्स रेल्म कल्टीवेटर में ही होगी। इसलिए उसे अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। अन्यथा अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह अकेले जाता, वह असहाय होता। उसने अर्जुन को आमंत्रित क्यों किया? इसका कारण ये था कि गौतम एल्चेमिक डाओ में निपुण था। उसका गुफा निवास निश्चित रूप से अर्जुन के लिए एक बड़ा आकर्षण था, इसलिए उसे डर नहीं था कि अर्जुन मना कर देगा। दूसरी ओर यह इसलिए भी था क्योंकि वह इन दिनों अर्जुन के संपर्क में था, जिससे कौस्तुभ को लगा कि वह एक विश्वसनीय व्यक्ति है। अन्यथा कौस्तुभ इतने बड़े मामले में सहयोग करने के लिए दूसरों को लापरवाही से कैसे आमंत्रित कर सकता था? भले ही वे रिश्तेदार और दोस्त हों, लेकिन बड़े फायदों के सामने उनके एक दूसरे के खिलाफ होने के कई उदाहरण थे। कौस्तुभ भाई, चूंकि युआन फर्नस माउंटेन रेजिंग फायर हॉल के प्रभाव क्षेत्र के भीतर है, हमें सावधान रहना होगा। समय आने पर हमें सावधान रहना होगा, अन्यथा अगर हमें रेजिंग फायर टेम्पल द्वारा खोजा गया तो ये परेशानी भरा होगा। ये सुनकर अर्जुन अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। भले ही वह मेपलवुड सिटी में लंबे समय से नहीं था, लेकिन उसने रेजिंग फायर टेम्पल के बारे में बहुत कुछ सुना था। मेपलवुड सिटी के आसपास की महान शक्तियों में केवल रेजिंग फायर टेम्पल ही सिटी लॉर्ड्स मैंशन से मुकाबला कर सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि मेपलवुड सिटी में सबसे मजबूत व्यक्ति सिटी लॉर्ड वसुंधर नंदन थे, जो एक सेकंड ऑर्डर डाउसोस रेल्म कल्टीवेटर थे। इसी तरह रेजिंग फायर टेम्पल में भी शंभुनाथ उपनाम का एक सेकंड ऑर्डर डाउसोस रेल्म टेम्पल मास्टर था। दुर्भाग्य से टेम्पल मास्टर शंभुनाथ क्लियर जेड माउंटेन में एंशिएंट डिवाइन स्पिरिट लुआनफांग्स वर्ल्ड एक्सटिंग्विशिंग ब्लैक फ्लेम्स द्वारा जलाकर मार दिया गया था। रेजिंग फायर टेम्पल की वर्तमान ताकत बहुत कम हो गई होगी। अर्जुन भाई, आप निश्चिंत हो सकते हैं। कौस्तुभ ये सुनकर मुस्कुराया। मैंने पहले एक दोस्त से पूछा था, रेजिंग फायर टेम्पल अब अपनी देखभाल भी नहीं कर सकता, तो उनके पास हमारी परवाह करने का समय कैसे होगा? आपका क्या मतलब है? अर्जुन चकित रह गया। कौस्तुभ ने कहा, अर्जुन भाई, आपने सुना होगा कि रेजिंग फायर टेम्पल के मूल टेम्पल मास्टर शंभुनाथ की क्लियर जेड माउंटेन में मृत्यु हो गई थी, है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि उसने न केवल इसके बारे में सुना था, बल्कि वह उस समय वहां मौजूद भी था। अगर सील्ड वर्ल्ड बीड नहीं होता, तो वह टेम्पल मास्टर शंभुनाथ के साथ दफन हो गया होता। टेम्पल मास्टर शंभुनाथ की मृत्यु के बाद रेजिंग फायर टेम्पल अब फूट की स्थिति में है। शेष 2 वाइस टेम्पल मास्टर्स अब सत्ता के लिए लड़ने में व्यस्त हैं। क्या ये सच्चाई है? अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं। बेशक यह विश्वसनीय है। कौस्तुभ हल्के से मुस्कुराया। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वे अब सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। युआन फर्नस माउंटेन रेजिंग फायर टेम्पल के क्षेत्र के किनारे पर है। यह अत्यंत निर्जन है। जब मैं अपने शुरुआती वर्षों में खोजबीन करने आया था, तो मैंने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था। इसलिए अर्जुन भाई, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार जब तक हम सावधानी से काम करते हैं, हम निश्चित रूप से इसे बिना किसी को ध्यान दिए करने में सक्षम होंगे। ये सबसे अच्छा होगा। अर्जुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। तुरंत दोनों ने इस मामले पर बात करना बंद कर दिया और कैजुअली बातचीत करने लगे। वे दोनों थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग्स थे और डाउसोस रेल्म की बॉटलनेक को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास बात करने के लिए कई सामान्य विषय थे। रास्ते में उन्होंने अपने कल्टीवेशन के अनुभवों और डाउसोस रेल्म की अपनी समझ के साथ साथ प्रिंसिपल स्ट्रेंथ का भी आदान प्रदान किया। समय तेजी से बीत गया। इस दौरान दोनों ने बारी बारी से लंबी शटल उड़ान आर्टिफैक्ट को नियंत्रित किया ताकि उनमें से हर एक अपनी ताकत को रिकवर कर सके। 3 दिन बाद एक कड़ाही जैसा पर्वत दोनों के सामने प्रकट हुआ। क्या वह युआन फर्नस माउंटेन है? अर्जुन ने सिर उठाकर पूछा। हाँ, कौस्तुभ की आंखों में एक जलती हुई रोशनी चमक रही थी, जैसे कि वह अपने सामने के पहाड़ के लिए लालायित हो। 5 कलर ट्रेजर पगोडा में वह डाउसोस फ्रूट प्राप्त करने में विफल रहा और नीलामी में उसके पास इसके लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। अब डाउसोस रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की उसकी आशाएं गौतम के गुफा निवास पर टिकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अंदर परिष्कृत डाउसोस पिल का इंतजार कर रहा था। अचानक कौस्तुभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आगे घूरने लगा। उसी समय अर्जुन ने भी संदेह से कहा, कुछ ठीक नहीं है दुकानदार कौस्तुभ। वह जगह आपके द्वारा बताई गई जगह से अलग है। ये बहुत जीवंत लगती है। अर्जुन की दूरदृष्टि से कुछ 100 किलोमीटर दूर से भी वह कई लोगों को घूमते हुए देख सकता था। समय समय पर 1 या 2 प्रकाश की धाराएं ऊपर और नीचे उड़ती थीं, जिससे दृश्य काफी जीवंत हो जाता था। कौस्तुभ का चेहरा तुरंत डूब गया क्योंकि वह अचानक खड़ा हो गया। उसी पल एक इंद्रधनुषी प्रकाश उनकी ओर उड़ता हुआ आया और इस इंद्रधनुषी प्रकाश में एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दे रही थी, जो सीधे उन दोनों की ओर जा रही थी। कौस्तुभ का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से अपने उड़ान आर्टिफैक्ट को रोकने के लिए नियंत्रित किया। कुछ देर बाद इंद्रधनुषी प्रकाश करीब उड़ गया और दूर हो गया, जिससे एक आदमी की आकृति प्रकट हुई। यह आदमी लगभग 30 साल का लग रहा था और एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग था। उसके कपड़ों पर, उसकी छाती पर एक काफी आकर्षक जलती हुई आग का प्रतीक था। एक रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य। कौस्तुभ चौंक गया क्योंकि उसने अपना सिर अर्जुन की ओर मोड़ा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, उसे शांत होने का इशारा किया। उसी पल उनके सामने रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य चिल्लाया, यह मेरे रेजिंग फायर टेम्पल का क्षेत्र है।
शटल के अंदर के दोस्तों, कृपया बाहर आओ। कौस्तुभ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक पल सोचने के बाद उसने अर्जुन को एक आंख मारी, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और वह और अर्जुन एक साथ प्रकट हुए। रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ने अपनी डिवाइन सेंस से उन्हें स्कैन किया और पाया कि कौस्तुभ और अर्जुन का कल्टीवेशन उसके मुकाबले एक माइनर रेल्म से अधिक था। हालांकि वह बिल्कुल भी नहीं घबराया और इसके बजाय अपने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि दो दोस्त युआन फर्नेस माउंटेन के लिए यहाँ आए हैं? ये सुनकर कौस्तुभ का दिल धड़कने लगा। उसने लगभग गलती से सोचा कि उसका गुप्त ऑपरेशन उजागर हो गया है। एक पल के लिए वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। सौभाग्य से अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, ये सही है। चूंकि आप युआन फर्नेस माउंटेन के लिए यहाँ हैं, तो मेरे साथ आओ। रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उन दोनों को इशारा किया और युआन फर्नेस माउंटेन की ओर नेतृत्व किया। कौस्तुभ और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा भ्रमित थे। हालांकि चूंकि बात यहाँ तक आ गई थी, वे केवल एक बार में एक कदम उठा सकते थे और परिस्थितियों के अनुसार काम कर सकते थे। तुरंत कौस्तुभ ने अपने लंबे शटल आर्टिफैक्ट को दूर रखा और अर्जुन के साथ रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य का बारीकी से पालन किया, युआन फर्नेस माउंटेन की ओर उड़ते हुए। उन्हें 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि वे तीनों उतरते, युआन फर्नेस माउंटेन के अंदर से अचानक एक गुनगुना शोर आया। यह ऐसा था जैसे पहाड़ के अंदर बिजली कड़क रही हो। ये बहरा कर देने वाला था। कौस्तुभ और अर्जुन की अभिव्यक्ति एक ही समय में बदल गई। उन्होंने अनजाने में अप्रत्याशित के लिए तैयार होने के लिए अपने शरीर में शक्ति को उत्तेजित किया। हालांकि रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य जो रास्ता दिखा रहा था, वह आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। उसने न केवल रोका, बल्कि उसने रुचि के साथ ऊपर भी देखा। उसकी निगाह का पालन करते हुए अर्जुन ने भी ऊपर देखा। बिजली कड़कने की आवाज़ नीचे से ऊपर तक जारी रही, जैसे कि युआन फर्नेस माउंटेन के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा हो। कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ की चोटी से एक 5 रंगों की चमक, जो इतनी सघन थी कि वह लगभग ठोस थी, बाहर निकली। बहुरंगी रोशनी हल्कों और परतों में बाहर की ओर लहराए, इससे पहले कि धीरे धीरे गायब हो जाए। उसी समय अर्जुन अपनी सांस को रोके बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह क्या है? कौस्तुभ की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी, क्योंकि उसने भी एक गहरी सांस ली थी। इस समय हवा एक समृद्ध खुशबू से भरी हुई थी, जिसने लोगों को तरोताज़ा महसूस कराया। रास्ता दिखाने वाले रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ने ये सुना। उसने वापस कौस्तुभ को देखा और पूछा, क्या आप दोनों इस दृष्टि से आकर्षित नहीं हुए थे? अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और तुरंत कहा, ये सही है। बस हम नहीं जानते थे कि ये दृष्टि क्या थी, इसलिए हम करीब जाना चाहते थे और एक नज़र डालना चाहते थे। हे, मुझे नहीं पता कि इस दृष्टि का कारण क्या था, लेकिन मैंने टेम्पल मास्टर दर्पनारायण और टेम्पल मास्टर शारदा को कहते हुए सुना कि यह एक संकेत होना चाहिए कि एक दुर्लभ खजाना प्रकट होने वाला है। टेम्पल मास्टर दर्पनारायण और टेम्पल मास्टर शारदा, ये सुनकर अर्जुन चौंके बिना नहीं रह सका। वे रेजिंग फायर टेम्पल के दो मूल वाइस टेम्पल मास्टर्स हैं। एक को दर्पनारायण कहा जाता है और दूसरे को शारदा कहा जाता है, कौस्तुभ ने धीमी आवाज में समझाया। अर्जुन ने समझदारी का भाव दिखाया, क्योंकि उसने नीचे देखा और तुरंत कुछ दूर खड़े दो डाओसोस रेल्म मास्टर्स पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद से सोचा कि ये दो दर्पनारायण और शारदा होने चाहिए। रेजिंग फायर टेम्पल के दो वाइस टेम्पल मास्टर्स दोनों फर्स्ट ऑर्डर डाओसोस रेल्म मास्टर्स थे और ये दो भी थे। उनके कपड़ों पर रेजिंग फायर टेम्पल का प्रतीक भी था, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को अचानक याद आया कि जब वह 5 कलर्ड ट्रेजर पगोडा में प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसकी मुलाकात सोरिंग ड्रैगन ऑल्टर पर सोमेश्वर नामक एक व्यक्ति से हुई थी। वह आदमी एक 3rd ऑर्डर ओरिजिन किंग था और वह भी रेजिंग फायर टेम्पल से था। ऐसा लगता है कि सोमेश्वर और ये दर्पनारायण सबसे अधिक संभावना रक्त से संबंधित थे। वे पिता और पुत्र भी हो सकते थे।
कुछ देर बाद दृष्टि गायब हो गई और उसी समय हवा में अजीब खुशबू तुरंत गायब हो गई। रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य जो अर्जुन और कौस्तुभ को यहाँ लाया था, उसने अपना हाथ लहराया और उनके साथ नीचे उड़ गया। उसने दो डाओसोस रेल्म मास्टर्स के सामने अपने हाथ जोड़े और सूचना दी। दोनों टेम्पल मास्टर्स को रिपोर्ट करते हुए युआन फर्नस माउंटेन की दृष्टि से दो और लोग आकर्षित हुए हैं। उसकी रिपोर्ट सुनकर दो डाओसोस रेल्म मास्टर्स में से लंबे ने सिर हिलाया। अर्जुन और कौस्तुभ को अपनी डिवाइन सेंस से स्कैन करने के बाद उसने उदासीनता से कहा, उन्हें आने दो, बस उन्हें एक तरफ ले जाओ और उन्हें ठहराओ। हाँ, रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ने जवाब दिया और अर्जुन और कौस्तुभ को एक तरफ ले गया। उसने कहा, आप लोग यहाँ इंतजार करें, अगर कोई हरकत होती है तो हम आपको सूचित करेंगे। 1 मिनट रुको, अर्जुन ने जल्दी से उसे रोका। और क्या? रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य काफी अधीर लग रहा था। अर्जुन ने मुस्कान बिखेरी और आगे झुका। उसने चुपके से कुछ सोस क्रिस्टल्स उसके हाथ में डाले और फुसफुसाया, यह इस तरह है दोस्त। मैं पूछना चाहता हूँ, अब स्थिति क्या है? अगर यह सुविधाजनक है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ने अर्जुन की आस्तीन से सोस क्रिस्टल्स के सतत प्रवाह को महसूस किया और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। और क्या हो सकता है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि युआन फर्नस माउंटेन के अंदर क्या हुआ, लेकिन एक पूर्ववर्ती का गुफा निवास प्रकट हुआ है। अगर यह घटना नहीं होती तो मुझे डर है कि किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। देखो, हमारे पैलेस मास्टर्स और हमारे कई कुलीन शिष्य यहाँ दौड़कर आए हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एक पूर्ववर्ती का गुफा निवास। अर्जुन ने अत्यंत आश्चर्यचकित होने का दिखावा किया। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कहा, चूंकि आपको एक पूर्ववर्ती का गुफा निवास मिल गया है, तो आपके रेजिंग फायर टेम्पल ने अकेले इसकी खोज क्यों नहीं की? आपने न केवल आने जाने वाले कल्टीवेटर को नहीं रोका, बल्कि आपने यहाँ हमारा स्वागत भी किया। ऐसा क्यों? रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ने ये सुना। उसने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, अगर हम अकेले इसकी खोज कर सकते तो क्या आपको लगता है कि दूसरे हमें रोक पाते? हालांकि दोनों पैलेस मास्टर्स ने पहले ही कोशिश कर ली है। उनकी ताकत के साथ वे इस गुफा निवास के अवरोध को तोड़ नहीं सकते। ये गुफा निवास एम्परर रेल्म के एक मास्टर द्वारा छोड़ा गया लगता है। फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के अनगिनत वर्षों के बाद भी अवरोध अभी भी अत्यंत मजबूत है। हमारे रेजिंग फायर टेम्पल के सभी कुलीन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल बाहरी ताकतों पर भरोसा कर सकते हैं। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर अर्जुन ने तुरंत समझदारी का भाव दिखाया, तो बात ऐसी है। एक तरफ कौस्तुभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, जाहिर है कि थोड़ा आश्चर्यचकित था। आखिरकार उसने पहले इस गुफा निवास की गुप्त रूप से खोज की थी। उसे लगा कि हालांकि अवरोध शक्तिशाली था, लेकिन ये डाओसोस रेल्म मास्टर को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि उसके लिए लापरवाही से पूछना उचित नहीं था। आपके कहने के अनुसार आपका महान पैलेस बाहरी लोगों की शक्ति का उपयोग करके अवरोध को तोड़ने का इरादा रखता है? अर्जुन ने विचारपूर्वक पूछा। बेशक, संख्या में ताकत होती है। अर्जुन ने सार्थक रूप से मुस्कुराया, मुझे स्वाभाविक रूप से हमारी ताकत का उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अवरोध वास्तव में टूट जाता है तो अंदर की चीज़ों को कैसे वितरित किया जाएगा? रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। ये दोनों पैलेस मास्टर्स के लिए चिंता करने का विषय है। ठीक है, मैंने बस इतना ही कहना था। दोस्त, कृपया चिंता न करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आदमी अर्जुन को कोई और सवाल पूछने का मौका दिए बिना दूर चला गया। आदमी के जाने के बाद अर्जुन ने कौस्तुभ को देखा। दोनों चुपचाप अपने चेहरे पर भद्दे भावों के साथ एक तरफ चले गए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। कौस्तुभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अगर हमें पता होता तो हम पहले जांच करने आते। हाँ, अब जब ये घटना प्रकट हो गई है तो मुझे डर है कि आसपास के सभी लोग दौड़कर आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम जल्दी आते हैं या देर से। चूंकि दो डाओसोस रेल्म मास्टर्स अवरोध को तोड़ नहीं पाए,
तो मुझे डर है कि हम दोनों अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इस स्थिति में नुकसान है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फायदा नहीं है। अर्जुन भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? कौस्तुभ ने आश्चर्य से उसे देखा। अर्जुन ने मुस्कान बिखेरी और कहा, दुकानदार कौस्तुभ के हाथ में ऐसे संसाधन हैं जो किसी और के पास नहीं हैं। यह एक फायदा है। कौस्तुभ ने ये सुना, कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास जो चीजें हैं वे मूल्यवान हैं। वे दोनों स्वाभाविक रूप से गुफा निवास के अंदर के मार्ग नक्शे का उल्लेख कर रहे थे। गौतम के सेवक के वंशज ने कौस्तुभ को जो चीज दी थी, उसमें न केवल गुफा निवास का विशिष्ट स्थान शामिल था, बल्कि आंतरिक मार्ग भी शामिल था। इसे हाथ में लेकर चाहे कितने भी लोग प्रवेश करें, अर्जुन और कौस्तुभ को पहल खोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अर्जुन ने पहले जो जानकारी पूछी थी, उसके अनुसार रेजिंग फायर टेम्पल के लोगों को केवल इतना पता था कि युआन फर्नस माउंटेन में एक गुफा निवास था। ये गुफा निवास किसका था या अंदर क्या था, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। ये सोचते हुए कौस्तुभ शांत हो गया और अर्जुन को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ध्यान में बैठ गया, शांत रहने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता, अधिक से अधिक कल्टीवेटर घटना से आकर्षित हुए और युआन फर्नस माउंटेन की ओर दौड़े। हालांकि इन कल्टीवेटर की ताकत मिली जुली थी। कई ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म मास्टर्स थे और केवल 1 दर्जन या उससे अधिक ओरिजिन किंग्स थे। जो कल्टीवेटर पहले ही यहाँ इकट्ठा हो चुके थे, उन्हें मिलाकर लोगों की संख्या पहले ही 70 के निशान को पार कर चुकी थी। 2 दिन बाद रेजिंग फायर टेम्पल के 2 डाओसोस रेल्म मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा। दर्पनारायण ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, लगभग हर कोई यहाँ है। चलो शुरू करते हैं। शारदा ने भी इस पल सिर हिलाया और कहा, लंबी रात सपनों से भरी होती है। ये शुरू करने का समय है। ऐसा कहते हुए दोनों एक ही समय में खड़े हो गए। जैसे ही वे दोनों चले, यहाँ इकट्ठा हुए कल्टीवेटर ने अपनी आंखें एक के बाद एक खोली और अपनी निगाहें उनकी ओर मोड़ दीं। दर्पनारायण ने भीड़ पर अपनी निगाह डाली और कहा, मेरे दोस्तों, आप निश्चित रूप से यहाँ अजीब घटना से आकर्षित हुए होंगे। इतने लंबे समय तक यहाँ इंतजार करने के लिए धन्यवाद। मैं दर्पनारायण हूँ, रेजिंग फायर टेम्पल का डेप्यूटी टेम्पल मास्टर। मुझे विश्वास है कि आप में से कई मुझे पहचानते हैं। हम स्वाभाविक रूप से वाइस हॉल मास्टर दर्पनारायण के महान नाम को जानते हैं। हालांकि वाइस हॉल मास्टर दर्पनारायण, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? युआन फर्नस माउंटेन के अंदर क्या है? एक अधीर कल्टीवेटर ने तुरंत पूछा। ये सुनकर दर्पनारायण हल्के से मुस्कुराया और कहा, इस दोस्त ने एक अच्छा सवाल पूछा है। ये दर्पनारायण भी आपको ये समझाना चाहता है। ये दर्पनारायण नहीं जानता कि युआन फर्नस माउंटेन के अंदर क्या है। मुझे केवल इतना पता है कि यहाँ एक पैतृक गुफा निवास है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह एम्परर रेल्म के एक मास्टर द्वारा छोड़ा गया गुफा निवास है। एम्परर रेल्म के एक मास्टर का गुफा निवास, ये वास्तव में युआन फर्नस माउंटेन के अंदर है। ये जगह वीरान हुआ करती थी। मैं कई बार इस जगह से गुजरा हूँ। मैंने इसकी खोज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये वास्तव में एक बड़ा नुकसान है। एक पल में हंगामा हुआ। कुछ लोग अनॉय थे, कुछ एक्साइटेड और कुछ की अभिव्यक्ति अलग थी। दर्पनारायण ने मुस्कुराया और कहा, मेरे रेजिंग फायर टेम्पल ने पहले इस गुफा निवास की खोज की है। हालांकि हमने पहले 2 अवरोधों को तोड़ दिया, लेकिन हम अंतिम अवरोध को तोड़ नहीं पाए, इसलिए हम प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए हम केवल अपने दोस्तों की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। आप बाद में मेरे रेजिंग फायर टेम्पल के साथ सेना में शामिल होंगे। जब तक हम अंतिम अवरोध को तोड़ते हैं, हम इस पैतृक गुफा निवास को खोलने और अंदर क्या है ये देखने में सक्षम होंगे। पता चला कि पहले 2 अवरोध टूट गए हैं। कौस्तुभ के चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। वह सोच रहा था कि रेजिंग फायर टेम्पल के 2 डाओसोस रेल्म मास्टर्स अभी भी अवरोध को क्यों नहीं तोड़ पाए। अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था कि वे तोड़ने में असमर्थ थे, बल्कि वे बस अंतिम परत पर अटके हुए थे। इस तरह सोचने पर इसका कुछ मतलब निकलता है।
उसकी पिछली खोज गलत नहीं थी, लेकिन अपनी ताकत के साथ वह अवरोध की गहरी परतों की खोज नहीं कर सका। अगर यह घटना नहीं होती, तो भले ही वह और अर्जुन पहले 2 अवरोधों को तोड़ सकते थे, वे तीसरे से अवरुद्ध हो जाते। ये सोचते हुए कौस्तुभ को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हर किसी को पता होना चाहिए कि एम्परर रेल्म मास्टर के एकांत निवास के अंदर क्या है, और इस घटना को देखते हुए ये दर्पनारायण गारंटी दे सकता है कि इस एकांत निवास के अंदर निश्चित रूप से कुछ अच्छा है। इससे भी अधिक, वह चीज़ सबसे अधिक संभावना एक स्पिरिट ग्रास है जो परिपक्व होने वाली है। घटना बहुत स्पष्ट थी। 5 रंगों की रोशनी बाहर निकल रही थी और लहरें एक आकर्षक खुशबू फैला रही थीं। इस तरह की घटना एक आर्टिफैक्ट द्वारा नहीं लाई जा सकती थी। ये केवल दुर्लभ स्पिरिट ग्रासेस और मेडिसिन्स द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती थी। टेम्पल मास्टर दर्पनारायण, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर अवरोध टूट जाता है, तो अंदर की चीज़ों को कैसे वितरित किया जाएगा? आपका रेजिंग फायर टेम्पल एक मास्टर प्रभारी रखता है। अगर आप वास्तव में इसे छीनना चाहते हैं, तो हमें वापस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। भीड़ से अचानक एक तेज आवाज़ आई। यह अस्थिर थी, जिससे आवाज़ के स्रोत का पता लगाना असंभव हो गया। जैसे ही यह बयान आया, हर कोई शांत हो गया और जलती हुई आंखों से दर्पनारायण को देखने लगा। जाहिर है, हर कोई इस मुद्दे के बारे में बहुत चिंतित था, और यह भी था कि हर कोई किस बारे में चिंतित था। ये सुनकर दर्पनारायण ने थोड़ा भी गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने मुस्कुराया और कहा, ये दर्पनारायण सभी की चिंताओं को समझ सकता है, लेकिन ये दर्पनारायण गारंटी दे सकता है कि अगर हर कोई वास्तव में अवरोध को तोड़ने के लिए मिलकर काम कर सकता है, तो अंदर की अच्छी चीज़ें उसी की होंगी जो उन्हें प्राप्त करेगा। ये दर्पनारायण और भाई शारदा आप में से किसी पर भी निश्चित रूप से हमला नहीं करेंगे। शारदा, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था, उसने भी इस पल सिर हिलाया। वाइस पैलेस मास्टर दर्पनारायण, आपके शब्दों का कोई सबूत नहीं है। हम सिर्फ आपके शब्दों के कारण आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उस समय, भले ही आप और वाइस पैलेस मास्टर शारदा वास्तव में कार्रवाई करते हैं, क्या आपको लगता है कि हम विरोध कर सकते हैं? वह तेज आवाज फिर से सुनाई दी। दर्पनारायण हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें भीड़ पर फैल गईं और जल्द ही एक पतला आदमी पर टिक गईं। उसने गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, अगर ये दोस्त वास्तव में इस दर्पनारायण और भाई शारदा पर विश्वास नहीं करता है, तो आप जा सकते हैं। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। भीड़ में पतला योद्धा, जिसका चेहरा दर्पनारायण की घूरती नजरों के सामने हल्का सा बदल गया था, थोड़ा भद्दा दिखाई दिया। हालांकि वह एक सीधा व्यक्ति था। ये देखकर कि उसके ठिकाने उजागर हो गए थे, उसने बस छिपना बंद कर दिया और अपने हाथ जोड़े। वाइस टेम्पल मास्टर दर्पनारायण, कृपया अपनी जबान फिसलने के लिए इसे माफ करें। चूंकि दोनों टेम्पल मास्टर्स ने ऐसा वादा किया है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आप पर विश्वास करूंगा। वर्तमान स्थिति में बांह पैर को नहीं मोड़ सकती थी। दर्पनारायण पहले ही ऐसा कह चुका था, और दूसरे उसे कसम खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। अगर वे गुफा निवास में प्रवेश करना चाहते थे, तो केवल एक ही विकल्प था, दर्पनारायण के शब्दों पर विश्वास करना। इसलिए पतला योद्धा ने स्थिति का आकलन किया और जल्दी से समझौता कर लिया। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर दर्पनारायण संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और चारों ओर देखा। अगर किसी भी दोस्त को इस बारे में संदेह है, तो आप उन्हें उठा सकते हैं। ये दर्पनारायण उनका एक एक करके जवाब दे सकता है। पूरी जगह शांत थी। दर्पनारायण ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा लगता है कि हर कोई तैयार है। उस स्थिति में खोने का कोई समय नहीं है। चलो तैयार हो जाओ, लेकिन चलो पहले चीज़ों को साफ करें। जब हम अवरोध को तोड़ते हैं, अगर कोई ढील देने और अशांत जल में मछली पकड़ने की हिम्मत करता है, तो इस दर्पनारायण को निर्दयी होने के लिए दोष न दें। सबने कहा कि उन्होंने हिम्मत नहीं की। इस समय शारदा, जो दर्पनारायण के बगल में चुपचाप खड़ा था, उसने कहा, अब ये वृद्ध मास्टर आपको इस अवरोध की विशेषताओं को समझाएगा। आपको बस सहयोग करना है और ध्यान से सुनना है। ये गुफा निवास निश्चित रूप से एम्परर रेल्म के एक मास्टर द्वारा छोड़ा गया था। गुफा निवास के बाहर का अवरोध 3 परतों में विभाजित है।
पहली और दूसरी परतों को तोड़ना मुश्किल नहीं है और मेरे रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य पहले ही उनसे परिचित हैं। एकमात्र कठिन हिस्सा तीसरी परत है। इसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। एक बार जब तीसरी परत नहीं टूट पाती है तो पहली और दूसरी परतें तेजी से मरम्मत हो जाएंगी और मेरा रेजिंग फायर टेम्पल तीसरी परत पर अटका रहेगा। थोड़ी देर में मेरे रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य उन पहली और दूसरी परतों को तोड़ने की कोशिश करेंगे जिनकी मरम्मत हो चुकी है, और आप सभी तीसरी परत को तोड़ने के लिए मेरे और भाई दर्पनारायण के साथ सेना में शामिल होंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? बेशक नहीं, लेकिन वाइस टेम्पल मास्टर शारदा, क्या इसे तोड़ने का कोई विशेष तरीका है? क्या हर किसी को बस अवरोध पर हमला करना होगा? किसी ने नीचे पूछा। ये भी वह सवाल था जिसके बारे में हर कोई चिंतित था। शारदा ने ये सुनकर सिर हिलाया और कहा, ताकत ताकत है, लेकिन आप सिर्फ बल का उपयोग नहीं कर सकते, आपको सीक्रेट ट्रेजर की शक्ति उधार लेनी होगी। यह इस तरह है, इस वृद्ध मास्टर के पास एक आर्टिफैक्ट है जिसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। जब वे बात कर रहे थे, उसने अचानक अपनी कलाई को पलटा और उसकी हथेली में एक 2 उंगली लंबा डैगर प्रकट हुआ। डैगर रंग में गहरा काला था और किनारे के चारों ओर एक अजीब रोशनी बह रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा आइटम था, एक डाउसोस ग्रेड आर्टिफैक्ट। किसी ने ईर्ष्या का भाव दिखाते हुए आश्चर्य से कहा। जो कल्टीवेटर यहाँ आए थे, मूल रूप से वे सभी ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म मास्टर्स और ओरिजिन किंग्स थे। उनमें से किसी के पास भी डाउसोस ग्रेड आर्टिफैक्ट नहीं था, इसलिए जब उन्होंने इस डैगर को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित थे। वास्तव में इस वृद्ध मास्टर का डैगर एक साधारण डाउसोस ग्रेड आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि एक डाउसोस ग्रेड मिड रैंक आर्टिफैक्ट है। इसमें एक विशेषता भी है, जितनी अधिक शक्ति आप इसमें डालते हैं, यह उतना ही अधिक विनाशकारी होगा। इसलिए इस वृद्ध मास्टर की पूरी शक्ति के साथ भी मैं इसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ हूँ। हर कोई, मेरे भाई दर्पनारायण और मेरे शुरू करने के बाद आप इसमें अपनी शक्ति डाल सकते हैं। बस अपनी शक्ति इस डैगर में डालो और बाकी इस वृद्ध आदमी पर छोड़ दो। शारदा ने एक गर्वित चेहरे के साथ कहा, जैसे कि वह अपने इस डैगर से बहुत संतुष्ट था। तो वाइस टेम्पल मास्टर शारदा के पास ऐसा अजीब आर्टिफैक्ट है, तो इस बार अवरोध को तोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। नीचे का कल्टीवेटर उत्साहित था। क्या कोई समस्या होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हर कोई पर्याप्त प्रयास कर सकता है या नहीं। शारदा ने अपनी कलाई को पलटा और डैगर को फिर से दूर रख दिया और चिल्लाया, अगर हर किसी के पास कोई और सवाल नहीं है तो 1/4 घंटे के लिए आराम करें। 1/4 घंटे के बाद हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। उसके बोलने के बाद उसने पहल की और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब दूसरों ने ये देखा तो वे स्वाभाविक रूप से जल्दी से पालथी मारकर बैठ गए ताकि वे अपनी सांस को समायोजित कर सकें, अपनी चरम स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दर्पनारायण दूसरी ओर बेकार नहीं था। वह कई रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों के सामने चला गया और उनसे विस्तार से बात की। उन्होंने जानबूझकर अपनी बातचीत को कवर नहीं किया, इसलिए हर कोई अभी भी इसे साफ रूप से सुन सकता था। ये देखकर कि दर्पनारायण बस कई रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों को अवरोध को तोड़ने के अवसर को जब्त करने का निर्देश दे रहा था, हर कोई राहत महसूस कर रहा था। अर्जुन भाई, बाद में सावधान रहना। मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। रेजिंग फायर टेम्पल के लोगों से निपटना इतना आसान नहीं होना चाहिए। कौस्तुभ की आवाज़ अचानक अर्जुन के कानों तक पहुंची। अर्जुन ने शांति से सिर हिलाया। मौजूदा कल्टीवेटर मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उनमें से कई को इस संबंध में चिंताएं और संदेह थे, लेकिन बड़े फायदों के सामने कोई भी इस सवाल को मेज पर रखकर रेजिंग फायर टेम्पल को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। वे केवल गुप्त रूप से सतर्क हो सकते थे और परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकते थे। 1/4 घंटे के बाद शारदा और दर्पनारायण फिर से इकट्ठा हुए। पूर्ववर्ती ने अचानक चिल्लाया, समय हो गया, इस वृद्ध मास्टर का पालन करो। ऐसा कहते हुए वह तुरंत ऊपर उड़ गया।
ये देखकर दूसरों ने स्वाभाविक रूप से जल्दी से उसका पीछा किया। ज्यादा देर नहीं लगी, हर कोई युआन फर्नस माउंटेन के आधे रास्ते तक पहुंच गया। पहाड़ के आधे रास्ते में एक उभरी हुई पत्थर की वेदी थी। वेदी छोटी नहीं थी, दर्जनों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। वेदी के सामने एक नंगी पत्थर की दीवार थी। यहाँ पहुँचने के बाद शारदा और दर्पनारायण ने सभी को रुकने के लिए कहा, जबकि वे पत्थर की दीवार पर उड़ गए और सावधानी से इसकी जांच की। क्या वह प्रवेश द्वार है? अर्जुन ने चुपचाप कौस्तुभ से पूछा। कौस्तुभ ने बिना किसी निशान के सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रेजिंग फायर टेम्पल के 2 वाइस टेम्पल मास्टर्स वापस उड़ गए और सबके सामने खड़े हो गए। दर्पनारायण ने कहा, हर कोई, ये दर्पनारायण और भाई शारदा ने अभी जांच की और पुष्टि की कि अवरोध की मरम्मत हो गई है। चलो वैसा ही करते हैं जैसा हमने चर्चा की थी। अगर हम वास्तव में एक झटके में अवरोध को तोड़ सकते हैं, तो हम एम्परर रेल्म के मास्टर्स के गुफा निवास में प्रवेश करने और एक नज़र डालने में सक्षम होंगे। एम्परर रेल्म की सीक्रेट आर्ट्स, पिल्स और आर्टिफैक्ट्स सभी अंदर हो सकती हैं। ये यात्रा निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे ही ये शब्द निकले, कई लोगों ने उत्साहित भाव दिखाए, उनका खून उबल रहा था। दर्पनारायण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों, शुरू करो। ऐसा कहने के बाद रेजिंग फायर टेम्पल के 1 दर्जन या उससे अधिक कुलीन शिष्य अचानक 2 समूहों में विभाजित हो गए, प्रत्येक एक अजीब गठन बना रहा था। प्रत्येक गठन में सबसे मजबूत कल्टीवेटर को केंद्र के रूप में रखकर उन्होंने लगातार अपने हाथों से रहस्यमय मुहरें बनाईं। अर्जुन ने इन लोगों के बीच सोमेश्वर की आकृति देखी। वह समूहों में से एक के केंद्र में था। जैसे ही रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों ने अपनी ताकत प्रसारित की, एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। इन लोगों की ताकत एक साथ जुड़ी हुई लग रही थी, अब और अलग नहीं थी। केंद्र में 2 रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों की आभा थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग रेल्म से डाओसोस रेल्म तक बढ़ गई। ये स्पष्ट रूप से रेजिंग फायर टेम्पल की एक विशेष सीक्रेट टेक्निक थी जिसने उपयोगकर्ता को उनकी ताकत को जोड़ने और ताकत में संक्षिप्त वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी। थोड़ी देर बाद समूहों में से एक के नेता ने एक दमित चिल्लाहट की और अचानक उसके हाथ में एक तेज तलवार प्रकट हुई। उसने इसमें अपनी ताकत डाली और तेज तलवार शून्य में हल्का सा कांपा, इससे पहले कि वह आगे दौड़ता और सीधे शून्य में वार करता। उसके सामने प्रतिबंधात्मक प्रकाश की एक परत अचानक जल उठी और लंबी तलवार को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन कल्टीवेटर के निराशाजनक आग्रह के तहत इस अवरोध को जल्दी से काट दिया गया। इस पल सोमेश्वर के नेतृत्व में रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों के दूसरे समूह ने भी अपनी सीक्रेट टेक्निक की शक्ति लॉन्च की। हर किसी की ताकत के समर्थन के साथ सोमेश्वर का हाथ चमका। कुछ अज्ञात आर्टिफैक्ट का उपयोग करके उसने सीधे इसे आगे फेंक दिया और प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। जब प्रकाश प्रतिबंध की पहली परत से गुजरा, तो इसने जल्दी से प्रतिबंध की दूसरी परत को ट्रिगर किया। अवरोध की ताकत को देखते हुए दूसरा अवरोध पहले की तुलना में बहुत मोटा था, लेकिन यह अभी भी रेजिंग फायर टेम्पल कल्टीवेटर के साधनों को रोक नहीं पाया। ज़्यादा देर नहीं लगी, प्रतिबंधों की दूसरी परत वास्तव में टूट गई। इस पल शारदा, जो इंतजार कर रहा था, चिल्लाया, जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने सीधे पहले से डैगर आर्टिफैक्ट को बुलाया। उसके हाथ की मुहरें फूलों से उड़ने वाली तितलियों की तरह बदल गईं। ये सुनकर दर्पनारायण, जो उसके बगल में खड़ा था, बिना किसी झिझक के डैगर में अपनी ताकत डाली। अगले पल में दर्जनों विदेशी कल्टीवेटर ने भी अपने तरीकों का इस्तेमाल किया और अपनी ताकत डैगर में डाली। डैगर गुनगुनाया और अंतहीन शक्ति के आस्वन के साथ इसका आकार भी बदल गया। पलक झपकते ही यह एक विशाल वस्तु बन गया जो लगभग 6 मीटर लंबी थी और इसकी सतह बहुरंगी रोशनी से लिपटी हुई थी। शारदा की बाहें जोर से कांपी और उसके चेहरे पर कठिनाई का भाव दिखाई दिया, जैसे कि इस विशाल शक्ति को नियंत्रित करना उस पर एक बड़ा दबाव था। वह चिल्लाने से पहले 10 सांस से भी कम समय तक चला, जाओ। जैसे ही उसने अपनी उंगली से इशारा किया, 6 मीटर लंबा डैगर एक झटके के साथ बाहर निकल गया,
प्रतिबंधों की पहली और दूसरी परतों से गुजरा इससे पहले कि शून्य में वार करे। होंग, डैगर थोड़ा सा हिल गया और शारदा का शरीर कांप गया। इस पल अन्य कल्टीवेटर जिन्होंने अपनी ताकत डैगर में डाली थी, उन्हें भी एक विशाल बल की प्रतिक्रिया महसूस हुई, जिससे कई लोगों के चेहरे हल्के से बदल गए। डैगर के सामने प्रतिबंध की एक और भी मोटी परत प्रकाश के साथ चमकी, डैगर का बराबर विरोध कर रही थी, डैगर को और आगे बढ़ने से रोक रही थी। ये देखकर शारदा का चेहरा थोड़ा भद्दा होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने लगातार अपनी हाथ की मुहरों को बदला लेकिन फिर भी तीसरी बाधा को तोड़ने में असमर्थ रहा। स्थिति अचानक एक गतिरोध पर पहुंच गई। जिस चीज ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया वह ये थी कि सोमेश्वर ने अचानक इस पल चिल्लाया, पिताजी, दूसरी बाधा की मरम्मत होने वाली है। जैसे ही उसने बात की, सील की दूसरी परत में दरार जिसके लिए वह जिम्मेदार था, वास्तव में एक प्रतिदीप्त सफेद रोशनी के साथ चमका। जैसा कि अपेक्षित था, जो दरार उसने काटी थी वह अत्यंत तेज गति से भर रही थी, जिससे उसे और अन्य रेजिंग फायर टेम्पल शिष्यों को वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए निराशाजनक रूप से अपनी ताकत को उत्तेजित करना पड़ा। ये देखकर दर्पनारायण का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने चिल्लाया, हर कोई सफलता या विफलता इस पर निर्भर करती है। अगर हम तीसरी बाधा को तोड़ नहीं सकते हैं तो हम कभी भी इस गुफा निवास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या आप अभी भी अपनी ताकत बचाना चाहते हैं? क्या आप नहीं देखना चाहते कि इस गुफा निवास में क्या अच्छी चीजें हैं? जैसे ही दर्पनारायण ने ये कहा, हर किसी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उनमें से कुछ शर्मिंदा लग रहे थे। स्पष्ट रूप से, जैसा कि दर्पनारायण ने कहा, जिन कल्टीवेटर ने दो डाउसोस रेल्म कल्टीवेटर के साथ सहयोग किया, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया और दूसरों पर अधिक करने के लिए भरोसा कर रहे थे ताकि वे दूसरों के काम का फल ले सकें। अगर तीसरी परत एक ही बार में टूट जाती तो ये ठीक होता और कोई भी उन्हें दोष नहीं देता, लेकिन अब जब तीसरी परत गतिरोध में थी तो कुछ लोग एक अजीब स्थिति में थे। दर्पनारायण ने फिर से कहा, ये दर्पनारायण नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन ये दर्पनारायण देखना चाहता है कि अंदर किस तरह का खजाना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने शरीर में शक्ति इकट्ठा की और इसे और भी भयंकर ढंग से डैगर में डाला। भीड़ में किसी ने ये देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका, चूंकि वाइस टेम्पल मास्टर दर्पनारायण इतने ईमानदार हैं, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर हम अब कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कब करेंगे? जैसे ही इस व्यक्ति ने बात की, उसने अब और रोकथाम नहीं की और पूरी ताकत से अपनी सेंची को धकेल दिया। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें दृढ़ हो गईं और उन सभी ने अपनी शक्ति इकट्ठा की। एक पल में पहले से ही विशाल डैगर और भी बड़ा हो गया। ये स्पष्ट था कि इसे और भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई थी, और ऐसी वृद्धि ने शारदा को ऐसा महसूस कराया जैसे वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, और उसका चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने चिल्लाया, अच्छा, सभी की मदद से ये वृद्ध आदमी इस बाधा को तोड़ देगा, भले ही इसका मतलब मेरी जान को जोखिम में डालना हो। उसने अपना मुंह खोला और लाल रक्त तत्व का एक घूंट थूका, जो एक रक्त धुंध में बदल गया और डैगर को ढंक लिया। जल्द ही रक्त धुंध को डैगर द्वारा अवशोषित कर लिया गया और बहुरंगी डैगर पर तुरंत लाल रोशनी की एक परत दिखाई दी। डैगर, जो मूल रूप से बेचैन था, ये वास्तव में फिर से शांत हो गया। शारदा की गुस्से वाली दहाड़ का पालन करते हुए डैगर और बाधा की तीसरी परत ने एक पृथ्वी हिलाने वाला टकराव ध्वनि किया और वर्ल्ड एनर्जी अचानक अव्यवस्थित हो गई। कचा, आखिरकार एक मुलायम आवाज सुनाई दी और हर कोई देखने लगा और वे खुश हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि अभेद्य तीसरी परत के प्रतिबंधों पर आखिरकार एक दरार दिखाई दी थी। शारदा ने फिर से अपनी हाथ की मुहरों को बदल दिया और उसकी गति एक भयंकर बाघ की तरह थी। उसने अपने डाउसोस ग्रेड मिड रैंक आर्टिफैक्ट को सक्रिय किया और आगे वार किया। स्वाइश, प्रतिबंधों की तीसरी परत तुरंत एक दर्पण की तरह टुकड़ों में बिखर गई जो टूट गया था, और यह वास्तव में बस ढह गया। जिस पल प्रतिबंधों की तीसरी परत टूट गई, पहली और दूसरी परतें छेद किए गए बुलबुले की तरह गायब हो गईं। हो गया, किसी ने खुशी में चिल्लाया।
उनमें से कुछ पहले ही आगे बढ़ने लगे थे, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी पल शारदा और दर्पनारायण अचानक 100 फीट से अधिक पीछे हट गए। उसी समय रेजिंग फायर टेम्पल के शिष्यों ने भी ऐसा ही किया और एक साथ पीछे हट गए। इस स्थिति को देखकर अर्जुन का दिल भिंच गया। बिना एक शब्द कहे उसने कौस्तुभ को पकड़ लिया, जो आगे बढ़ने वाला था, और कई दर्जन मीटर पीछे उड़ गया। अगले पल हुश हुश, अचानक यह आगे गोली मार दी। उनके सामने पत्थर की दीवार से चकाचौंध करने वाली रोशनी की किरणें निकलीं। वे बारिश की बूंदों की तरह सघन थीं क्योंकि वे भीड़ में टकराईं। यह क्या है? अच्छा नहीं, चकमा दो! चीखें और चिल्लाहट एक के बाद एक सुनाई दी। बिखरे हुए कल्टीवेटर जो असुरक्षित पकड़े गए थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से चकमा दिया जब उन्होंने देखा कि स्थिति सही नहीं है। लेकिन पत्थर की दीवार से जो हमले निकले वे बहुत तेज थे। इससे पहले कि ये लोग प्रतिक्रिया कर पाते, वे पहले ही उनके सामने थे। अगले पल में चीखें एक के बाद एक गूंज उठीं। हवा में कल्टीवेटर रक्त पकौड़ी की तरह फूट निकला क्योंकि वे आकाश से गिर गए। कुछ कमजोर कल्टीवेटर सीधे रक्त धुंध के बादल में विस्फोट हो गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी पीछे नहीं छोड़ीं। दर्जनों कल्टीवेटर में से आधे से अधिक एक पल में गिर गए थे, जिनमें से कोई भी ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म मास्टर्स जीवित नहीं बचा था। बाकी ओरिजिन किंग्स के लिए, भले ही वे जीवित रहने में कामयाब रहे, उनमें से सभी घायल हो गए थे। कुछ की तो एक बांह या एक पैर गायब था। ये देखने में एक दुखद दृश्य था। दूर अर्जुन का चेहरा काला हुए बिना नहीं रह सका। कौस्तुभ का चेहरा और भी पीला था, जिस पर लंबे समय तक डर का भाव था। अगर यह अर्जुन की तेज प्रतिक्रिया और उसे वापस खींचने के लिए नहीं होता, तो वह मरता नहीं, तब भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। प्रतिबंधों को तोड़े जाने के बाद वास्तव में अन्य जाल थे। दर्पनारायण की आवाज़ अचानक एक तरफ से आई। शारदा ने बगल में हल्के से सिर हिलाया। सौभाग्य से हम तैयार थे, अन्यथा। वह बात करते हुए चारों ओर देखने लगा। शेष कल्टीवेटर जो अभी भी जीवित थे, उन्होंने उसकी निगाह देखी और सभी धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि अब कुछ भी कहना बेकार था। हालांकि रेजिंग फायर टेम्पल की कार्रवाई इस बार अप्रिय थी। बाहर होने पर साजिश क्यों नहीं हो सकती? वह खुद को और सतर्क न रहने के लिए ही खुद को दोष दे सकता था। इससे भी अधिक, रेजिंग फायर टेम्पल अब अक्षुण्ण था और उनके पास 2 डाउसोस रेल्म मास्टर्स भी थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने दूसरों पर हमला करने की पहल नहीं की, इसलिए अगर वे अब उन्हें दोष देते, तो वे वास्तव में उन्हें मार सकते थे। कोई भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। दर्पनारायण ने अचानक अपना सिर फेरा और अर्जुन और कौस्तुभ को देखा जो कुछ दर्जन मीटर दूर खड़े थे। उसने आश्चर्य की एक मुलायम चीख निकाली, जैसे कि वह आश्चर्यचकित था कि ये 2 सुरक्षित और सही सलामत थे। हालांकि उसने ज्यादा परवाह नहीं की और रेजिंग फायर टेम्पल के लोगों से कहा, प्रतिबंध टूट गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। बोलते समय उसने पहल की और पत्थर की दीवार द्वारा उजागर किए गए प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। रेजिंग फायर टेम्पल के बाकी लोगों ने उसका बारीकी से पीछा किया। थोड़े ही समय में रेजिंग फायर टेम्पल के सभी लोग चले गए थे। ये तभी था जब शाप देने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन अब उन कल्टीवेटर को केवल बात करने की अनुमति थी। इतने सारे हताहतों के साथ गुफा निवास की खोज करने का साहस किसके पास था? यह उल्लेख नहीं करना कि अंदर अधिक भयानक प्रतिबंध थे या नहीं, रेजिंग फायर टेम्पल के कपटी लोगों से निपटना आसान नहीं था। अगर वे अपनी वर्तमान स्थिति में प्रवेश करते, तो वे निश्चित रूप से मर जाते। तो थोड़ी देर शाप देने के बाद कई लोग तुरंत उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे ठीक होने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। अर्जुन और कौस्तुभ ने एक दूसरे को देखा। दोनों की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। हालांकि उन्हें लंबे समय से पता था कि रेजिंग फायर टेम्पल के लोगों से निपटना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे उधार ली गई चाकू से मार डालेंगे, जिससे उनके अधिकांश संभावित प्रतियोगियों को सीधे समाप्त कर दिया जाएगा। अब विदेशी कल्टीवेटर के बीच केवल अर्जुन और कौस्तुभ अक्षुण्ण थे।
अगर वे लापरवाही से प्रवेश करते और रेजिंग फायर टेम्पल टीम से टकराते तो उन दोनों को पता था कि उनके साथ क्या होगा। जैसे ही वे दोनों झिझक रहे थे, पत्थर की दीवार में दरार से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वे दोनों चौंक गए और देखने के लिए सिर उठाया, केवल ये देखने के लिए कि दरार वास्तव में एक सूक्ष्म गति से बंद हो रही थी। ये प्रवेश द्वार लंबे समय तक खुला नहीं रह सकता। अर्जुन का चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने जल्दी से पूछा, कौस्तुभ भाई, क्या हम अंदर जा रहे हैं या नहीं? कौस्तुभ का चेहरा बदल गया क्योंकि वह झिझक रहा था। ये देखकर कि छेद पूरी तरह से बंद होने वाला था, उसने अपने दांत भींचे और कहा, अर्जुन भाई, तुम पहले वापस जाओ। मैं अकेले अंदर जाऊंगा। वह स्पष्ट रूप से अर्जुन को खींचना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमकी और वह सीधे पत्थर की दीवार की ओर उड़ गया। एक पल बाद उसने यूएन फर्नस माउंटेन में प्रवेश किया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो छेद पहले ही बंद हो चुका था। कौस्तुभ ने कुछ महसूस किया और अपना सिर फेरा, केवल अर्जुन को मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए देखा। उसने ध्यान नहीं दिया कि अर्जुन उसके साथ आया था, इसलिए वह चौंके बिना नहीं रह सका। अर्जुन भाई, तुम, अगर आपको कुछ कहना है तो बाद में कहें। चलो पहले हमारे सामने की समस्या को हल करते हैं। अर्जुन हंसा, फिर तुरंत मुड़ा और आगे घूरने लगा। उनके सामने द थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग रेल्म रेजिंग फायर टेम्पल शिष्य अमित्र भावों के साथ उन्हें ठंडे ढंग से देख रहे थे। बाएं तरफ का व्यक्ति ऊंचा था और शायद इसलिए कि उसने फायर एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट को कल्टिवेट किया था, उसकी त्वचा लाल थी और उसके बाल भी अग्निवर्ण लाल थे। दाएं तरफ का व्यक्ति छोटा और मोटा था, जिसका एक बड़ा पेट था। उसने अर्जुन और कौस्तुभ को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। उसका चेहरा चर्बी से भरा हुआ था और उसकी छोटी आंखें इस हद तक सिकुड़ी हुई थीं कि उसकी आंखों की पुतलियां नहीं देखी जा सकती थीं। कौस्तुभ ये देखकर अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये दो लोग रेजिंग फायर टेम्पल द्वारा प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए छोड़े गए थे ताकि किसी और को प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपने हाथ जोड़े और पूछा, महाशयों, इसका क्या मतलब है? बाएं तरफ के ऊंचे कल्टीवेटर ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मोटा योद्धा मुस्कुराया और कहा, क्या आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है? हम सभी बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए मैं और बकवास नहीं करूंगा। अब जब प्रवेश द्वार बंद हो गया है तो ऐसा लगता है कि कोई और अंदर नहीं आएगा। आप दोनों क्या सोचते हैं? क्या आप यहाँ मेरे भाई और छोटे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, या क्या आप समय गुजारने के लिए सहज रूप से बैठना और चैट करना चाहते हैं? कौस्तुभ का चेहरा बदल गया और उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, महाशयों, क्या आप हमें गुजरने नहीं देंगे? मोटा योद्धा ने अपने हाथ जोड़े और कहा, यह एक दोनों वाइस टेम्पल मास्टर्स के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्त, कृपया हमारे लिए चीज़ों को मुश्किल न बनाएं। किसी भी मामले में हमने अभी अवरोध को तोड़ने के लिए मिलकर काम किया, इसलिए हमें कुछ दोस्ती रखने के लिए माना जा सकता है। रेजिंग फायर टेम्पल वास्तव में एक अच्छा खेल खेल रहा है। कौस्तुभ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या होगा अगर यह कौस्तुभ गुजरने पर जोर देता है? मोटा योद्धा का चेहरा गहरा हो गया और उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसने एक ठंडे लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो मेरे भाई और छोटे भाई को निर्दयी होने के लिए दोष न दें। रुको। इस पल अर्जुन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाया। मोटा योद्धा ने तुरंत अपनी निगाह अर्जुन की ओर मोड़ दी। उसने सोचा कि अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने जो देखा वह एक प्रकाश की किरण थी जो तीर की तरह उसकी ओर गोली मार रही थी। मोटा योद्धा का रंग बदल गया। इसके बारे में सोचे बिना भी उसने सीधे एक गहरी सांस ली। उसका छोटा और मोटा शरीर अचानक और भी मोटा हो गया और उसका पूरा शरीर सूजने लगा। उसने अपना मुंह खोला और आग का एक गोला थूका, जो एक आग के अजगर में बदल गया और उसके सामने प्रकाश की किरण से मिला। उसी समय कौस्तुभ और दूसरा ऊंचा योद्धा भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके थे। कौस्तुभ ने एक शब्द नहीं कहा और अचानक अपने हाथ में एक क्लब के आकार का आर्टिफैक्ट बुलाया।
इसमें अपनी सोस्ची डालने के बाद क्लब के आकार का आर्टिफैक्ट तुरंत प्रकाश की एक बैंगनी किरण में बदल गया और ऊंचे आदमी की ओर गोली मार दी। ये देखकर ऊंचा योद्धा चौंक गया लेकिन घबराया नहीं। अपनी कलाई को पलटने के साथ उसने एक लंबी तलवार पकड़ी और चिल्लाया, सेबर रोलिंग रिवर्स। लंबी तलवार तिरछे वार की गई और जैसे ही तलवार की रोशनी चमकी, एक झुलसने वाली शक्ति उमड़ पड़ी और एक झरने की तरह कौस्तुभ के आर्टिफैक्ट की ओर उड़ गई। होंग लोंग लोंग, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। 4 थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग्स ने इस संकीर्ण गलियारे में जल्दी से कार्रवाई की और उन्होंने जो शक्ति जारी की वह पूरे पहाड़ को विभाजित करना चाहती थी। रेजिंग फायर टेम्पल के लाल बालों वाले योद्धा का स्वॉर्ड स्किल कौस्तुभ के आर्टिफैक्ट से टकराया तो एक गर्जनापूर्ण ध्वनि गूंज उठी। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी और एक भयावह ऊर्जा का उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया। ठीक उसी समय अर्जुन और मोटा योद्धा भी आपस में लड़ने लगे। हालांकि अर्जुन का छुपकर हमला अचानक हुआ था, पर मोटा योद्धा स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चूंकि वह इस ऑपरेशन में भाग ले सकता था और उसे केतन और सेजल ने गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए पीछे छोड़ दिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रेजिंग फायर टेम्पल का एक अभिजात वर्ग का योद्धा था और उसमें अपने रेल्म के ऊपर भी लड़ने की क्षमता थी। एक गहरी सांस लेने के बाद वह और भी अधिक मोटा हो गया। उसने अपने मुंह से एक फायर ड्रैगन को थूक दिया। अर्जुन के लिए इससे बचना लगभग असंभव था। आग की एक चमक के बाद अर्जुन की आकृति पिघलती हुई प्रतीत हुई और धीरे धीरे लुप्त हो गई। मोटा योद्धा अपने माथे पर बल आने से नहीं रोक सका। उसे सहज रूप से लगा कि अर्जुन को इतनी आसानी से नहीं मारा जाना चाहिए था, पर चारों ओर देखने पर उसे अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। इस वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसे एक बुरा भाव होने लगा। इसी क्षण उसके पीछे से अचानक एक अजीब शक्ति निकली। जैसे ही शक्ति ने आकार लिया, इसने उसे एक पिंजरे की तरह घेर लिया। एक ही पल में उसे केवल यही महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान अचानक बेहद चिपचिपा हो गया है, मानो वह किसी दलदल में गिर गया हो। इस शक्ति ने न केवल उसके शरीर के लचीलेपन को, बल्कि उसके शरीर में ऊर्जा के संचार को भी प्रभावित किया। टेरिटरी फील्ड, ये कैसे संभव है? मोटा योद्धा ने सदमे में चिल्लाया। वह भी एक थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग योद्धा था और उसके टेरिटरी फील्ड ने महान उपलब्धि का चरण हासिल कर लिया था। किसी दुश्मन का सामना करते समय उसका टेरिटरी फील्ड अप्रत्याशित चीजों से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से उसके शरीर को ढक लेता था। लेकिन जब उसके दुश्मन का टेरिटरी फील्ड प्रदर्शित हुआ, तो उसने अचानक महसूस किया कि उसका टेरिटरी फील्ड पूरी तरह से दबा दिया गया है। वे दोनों ही थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग थे, फिर भी उसके विरोधी का टेरिटरी फील्ड इतना भयानक कैसे हो सकता था? जब उसकी तुलना उसके प्रतिद्वंद्वी से की गई, तो उसका अपना टेरिटरी फील्ड किसी बच्चे के खेल जैसा लग रहा था। इससे भी बढ़कर उसके प्रतिद्वंद्वी के टेरिटरी फील्ड में एक अत्यंत अजीब शक्ति लग रही थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो स्थान को प्रभावित कर सकती थी। सदमे से भरी नज़रों से उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और ब्लड एसेंस का एक घूंट थूका। उसी समय उसने एक पागल गर्जना की और अपने शरीर में सोस्ची को हताश होकर उकसाया। वे इस क्षेत्र के प्रतिबंधों और दमन से मुक्त होना चाहते थे। कड़कड़ाने की आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि मोटा योद्धा की हड्डियां आपस में रगड़ खा रही थीं। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिससे दांत किटकिटाने लगते थे। उसके पीछे जब अर्जुन ने ये देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसने उसमें अपनी शक्ति डाल दी। एक स्पष्ट तलवार की चीख के साथ अर्जुन का शरीर तलवार की रोशनी में लिपटा हुआ था। एक बवंडर में बदलकर तलवार की नोक मोटा योद्धा की गर्दन की ओर लपकती हुई चमकी। तलवार की रोशनी आने से पहले एक अवर्णनीय शक्ति ने मोटा योद्धा को घेर लिया। मोटा योद्धा का शरीर कांपने लगा। उसकी छोटी आंखें, जो सिकुड़ी हुई थीं, अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे उसने दिन की रोशनी में कोई भूत देख लिया हो। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। प्रकाश चमका। अर्जुन मोटा योद्धा के सामने फिर से प्रकट हो गया। एक हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने धीरे से तलवार पर से गहरे लाल रंग के रक्त की एक बूंद को झटक दिया।
मोटा योद्धा वहीं खड़ा रहा और अर्जुन को हक्के बक्के भाव से घूरता रहा। उसकी गर्दन से कुछ आवाजें निकलीं, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, पर अंत में वह केवल दो ही शब्द निकाल पाया, प्रिंसिपल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मोटा योद्धा का मोटा शरीर किसी छेद हुए गुब्बारे की तरह हो गया और तेजी से सिकुड़ गया। उसी समय उसकी गर्दन पर एक खून का लाल निशान दिखाई दिया और अचानक एक फव्वारे की तरह खून बह निकला। उसके सिर को वार की शक्ति से उड़ान भरते हुए दूर फेंक दिया गया। एक धमाके के साथ मोटा योद्धा का सिर रहित शव पीठ के बल गिर पड़ा। तुमने वास्तव में मेरे भाई को मारने की हिम्मत की। दूसरी तरफ लाल बालों वाला योद्धा जब ये देखा तो डर से कांप गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया। अपने भाई की मौत की तुलना में वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था कि अर्जुन वास्तव में इतने कम समय में सफल हो सकता है। वह अपने भाई की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह रेजिंग फायर टेम्पल के अभिजात वर्ग का योद्धा था। वह 2 या 3 सेकंड में थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग के एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कैसे सिर काट सकता था जो उसी रेल्म का था। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने एक ठंडी सांस अंदर खींची और उसे हर जगह ठंडक महसूस हुई। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और ठंडे ढंग से कहा, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या? अगली बारी तुम्हारी है। आह! लाल बालों वाला योद्धा डर गया और आतंक में पीछे हट गया। अर्जुन चिल्लाया, कौस्तुभ, दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन फिर से तलवार की रोशनी में लिपटा हुआ था और लाल बालों वाले योद्धा पर वार किया। ये देखकर कौस्तुभ ने भी अपने दांत भींचे और लाल बालों वाले योद्धा पर हमला करने के लिए अपने आर्टिफैक्ट की शक्ति को पूरी शक्ति से दबाया। हालांकि लाल बालों वाला योद्धा अपने मोटे भाई से कमजोर नहीं था, अर्जुन और कौस्तुभ से भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। उन दोनों के संयुक्त हमले के तहत लाल बालों वाला योद्धा जवाबी हमला करने में सक्षम होने के बिना केवल मार खा सकता था। इसके अलावा इलाके की वजह से लाल बालों वाला योद्धा भाग भी नहीं सका। आधे प्याले चाय के समय के बाद लाल बालों वाला योद्धा रक्त के एक कुंड में गिर पड़ा। ये केवल इसी क्षण था जब कौस्तुभ ने अर्जुन को सिर से पैर तक देखा, मानो वह उसे फिर से जान रहा हो। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। हालांकि कौस्तुभ और अर्जुन एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, पर यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में एक दुश्मन के खिलाफ हाथ मिलाया था। इससे पहले कौस्तुभ नहीं जानता था कि अर्जुन इतना शक्तिशाली था। अर्जुन की तलवार एक डाउसोस ग्रेड आर्टिफैक्ट है ना? कौस्तुभ ने अर्जुन के हाथ में हथियार की ओर विचारपूर्वक देखा। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया, हाँ, ये तलवार वही थी जिसे पहले अंशुल इस्तेमाल करता था। अंशुल की मृत्यु के बाद ये स्वाभाविक रूप से अर्जुन का पुरस्कार बन गई। हालांकि अर्जुन स्वयं डाउसोस रेल्म तक नहीं पहुंचा था, पर उसने 5 कलर ट्रेजर पगोडा में बहुत सारे प्रिंसिपल फ्रैगमेंट्स को अवशोषित और परिष्कृत किया था, इसलिए वह उनमें से कुछ का उपयोग कर सकता था। इस तलवार और उसकी स्पेस सीक्रेट टेक्निक्स के साथ उसी स्तर के एक योद्धा को मारना स्वाभाविक रूप से आसान था। अर्जुन वास्तव में प्रिंसिपल स्ट्रेंथ को सक्रिय कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह सफलता प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं है। कौस्तुभ को इससे बहुत ईर्ष्या हो रही है, कौस्तुभ ने आह भरी। हालांकि वह अर्जुन से बहुत बड़ा था और थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग बहुत लंबे समय से था, फिर भी वह प्रिंसिपल स्ट्रेंथ की दहलीज को छू नहीं पाया था। वह लंबे समय से डाउसोस रेल्म के बाहर अटका हुआ था। इस समय जब उसने दोनों की तुलना की तो वह प्रभावित और हताश दोनों था। कौस्तुभ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हमें यहाँ एक डाउसोस पिल मिल जाती है, तब तक सफलता प्राप्त करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसे आराम दिया। कौस्तुभ की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया, वास्तव में। फिर दोनों ने मृत रेजिंग फायर टेम्पल योद्धा के स्पेस रिंग उठा लिए। उन्होंने एक एक लिया और खोज जारी रखी। अर्जुन और कौस्तुभ के पास गौतम के गुफा आवास के अंदरूनी हिस्से की ध्यानपूर्वक जांच करने का समय नहीं था। आखिरकार जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए थे, उन्हें मोटे योद्धा और लाल बालों वाले योद्धा ने रोक दिया था। इस समय उनके सामने एक बहुत चौड़ा गलियारा नहीं था।
गलियारे को अजीब पत्थरों से सजाया गया था जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, इसलिए यह अंधेरा नहीं था। वे दोनों ध्यानपूर्वक जांच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं वे रेजिंग फायर टेम्पल के किसी व्यक्ति से मिले। आगे के रास्ते पर रेजिंग फायर टेम्पल के योद्धा के निशान थे, पर उसका खुद का कोई निशान नहीं था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि वह कहाँ गया। लगभग एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद दोनों अचानक एक चौड़े पत्थर के कमरे में दाखिल हुए। पत्थर के कमरे में प्रवेश करने के बाद अर्जुन ने चारों ओर देखा और आश्चर्य से नहीं रोक सका क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। पत्थर के कमरे की स्थिति एक नज़र में स्पष्ट थी। कई पत्थर के कड़ावों के अलावा और कुछ नहीं था जो पत्थर से तराशे गए थे। पत्थर के कड़ावों की संख्या काफ़ी थी। मोटे तौर पर गिनने पर उनमें से कम 30 थे। जो चीज़ अर्जुन को और भी अजीब लगी वह ये थी कि रेजिंग फायर टेम्पल के लोग यहाँ नहीं थे। अर्जुन, क्या हो रहा है? कौस्तुभ अचंभित लग रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया और पत्थर के कमरे की ध्यानपूर्वक जांच करने के लिए अपने डिवाइन सेंस को जारी किया। उसे खतरे का कोई निशान नहीं मिला और उसने कहा, रास्ते में कोई कांटे नहीं हैं, इसलिए रेजिंग फायर टेम्पल के लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए था, पर अब उनका कोई निशान नहीं है। क्या यहाँ किसी तरह का टेलीपोर्टेशन अरे हो सकता है? कौस्तुभ ने ये सुना और उसे लगा कि यह समझ में आता है, इसलिए उसने तुरंत कहा, क्या हमें चारों ओर देखना चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, कौस्तुभ, मैं इस पत्थर के कमरे की जांच करूंगा। तुम रोड मैप को देखो और देखो कि क्या तुम बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सकते हो। ठीक है, कौस्तुभ ने जवाब दिया और अपने स्पेस रिंग से एक पीली पड़ चुकी जानवर की खाल निकाली, जिसे वह देखते हुए माथे पर बल डाल रहा था। अर्जुन ने इस समय का फायदा उठाया और पत्थर के कमरे के हर कोने को ध्यानपूर्वक खोजा। पत्थर का कमरा बड़ा नहीं था, इसलिए थोड़े ही समय के बाद वह शुरुआती बिंदु पर लौट आया और पत्थर के कड़ावों को बार बार देखा। अगर इस पत्थर के कमरे में कुछ भी संदिग्ध था तो वह निस्संदेह ये पत्थर के कड़ाव थे, लेकिन उसने अभी अपने डिवाइन सेंस से उन्हें ध्यानपूर्वक जांच लिया था और पत्थर के कड़ावों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। वे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की सामग्री नहीं थे, सिर्फ साधारण पत्थर थे। कौस्तुभ की ओर वापस देखकर अर्जुन ने देखा कि वह अभी भी जानवर की खाल के नक्शे को देख रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ भी सुलझा लिया है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह एक पत्थर के कड़ाव के पास गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जिस क्षण अर्जुन के हाथ ने पत्थर के कड़ाव को छुआ, अचानक एक अजीब कड़कड़ाने की आवाज़ गूंज उठी और उसी समय जहां अर्जुन खड़ा था वहां अचानक एक छेद दिखाई दिया। उसका शरीर धंस गया और उसने तुरंत नीचे गिरना शुरू कर दिया। अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित था, पर वह घबराया नहीं। उसने अपने शरीर में शक्ति को संचारित किया और ऊपर उड़ने की कोशिश की, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन को हैरान कर दिया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को संचारित किया, उसके पैरों के नीचे से एक विशाल खिंचाव बल आया और इससे पहले कि वह ऊपर उड़ पाता, उसे सीधे जमीन में बने काले छेद में खींच लिया गया। इस बार अर्जुन का रंग वास्तव में बदल गया। उसके पास केवल अपना मुंह खोलने और चिल्लाने का समय था, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर सीधे नीचे गिर गया। उसके सिर के ऊपर वह काला छेद जो दरार पड़ गया था तुरंत बंद हो गया, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। अर्जुन, बगल में कौस्तुभ, जिसने हलचल सुनी, चौंक गया और जल्दबाजी में उठकर दौड़ पड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह पहुंचा, अर्जुन पहले ही गायब हो चुका था। उस जगह को घूरते हुए जहां अर्जुन गायब हो गया था, कौस्तुभ की अभिव्यक्ति कई बार बदली, पर अंत में उसने अपने दांत भींचे और उस पत्थर के कड़ाव को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जिसे अर्जुन ने पहले छुआ था। कुछ नहीं हुआ, जमीन में दरार नहीं पड़ी, जैसा कि उसने अपेक्षा की थी। कौस्तुभ ने लगातार कई बार कोशिश की, पर उसे यकीन था कि उसका ये तरीका बेकार है। कोई विकल्प न होने पर उसे केवल अपनी नज़र दूसरे पत्थर के कड़ावों की ओर मोड़नी पड़ी और उनकी एक एक करके जांच की। ये तब तक नहीं हुआ जब तक उसने 7वें पत्थर के कड़ाव की जांच नहीं की कि उसके पैरों के नीचे एक दरार दिखाई दी और उसका पूरा शरीर अर्जुन की तरह नीचे गिर गया।
अंधेरे से घिरा हुआ अर्जुन केवल अपने शरीर को लगातार नीचे गिरते हुए महसूस कर सकता था, मानो कोई अंत न हो। जब उसने ऊपर देखा तो वहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। अर्जुन ने थोड़ा माथे पर बल डाला। हालांकि वह अपने सामने की स्थिति से थोड़ा आश्चर्यचकित था, पर वह बहुत घबराया नहीं था। पत्थर के कमरे में जो कुछ उसे हुआ था, उसने उसे एक बात समझाई। वे पत्थर के कड़ाव तंत्र को चालू करने का माध्यम होना चाहिए, इसलिए वह अपने डिवाइन सेंस से कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। केवल जब वे चालू होते थे तभी पत्थर के कमरे में जाल सक्रिय होता था। इस तरह सोचने पर रेजिंग फायर टेम्पल के लोग भी ऐसे ही एक जाल में गिर गए होंगे, इसलिए ऊपर के पत्थर के कमरे में कोई नहीं था। वह नहीं जानता था कि कौस्तुभ उसका पीछा करेगा या नहीं, और अगर नीचे अभी भी रेजिंग फायर टेम्पल का कोई योद्धा मौजूद था। वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, चुपचाप अपनी शक्ति को संचारित कर रहा था। अगर उसे कुछ भी गलत लगा तो नरसंहार शुरू करने के लिए तैयार था। थोड़े ही समय बाद नीचे अचानक रोशनी की एक झलक दिखाई दी। अर्जुन ने तुरंत अपना डिवाइन सेंस जारी किया और नीचे नजर डाली। थोड़ी देर बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई, क्योंकि नीचे अभी भी एक पत्थर का कमरा था, पर यह उसकी कल्पना से थोड़ा अलग था। पत्थर के कमरे में रेजिंग फायर टेम्पल का कोई योद्धा नहीं था और वह भी खाली था। थोड़ी देर बाद अर्जुन पत्थर के कमरे में उतरा। चारों ओर देखने पर पत्थर का कमरा खाली था और यहाँ कोई पत्थर का कड़ाव नहीं था। इससे पहले कि अर्जुन करीब से देख पाता, पत्थर के कमरे में अचानक एक असामान्य ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ। तुरंत पत्थर के कमरे के बीच में एक पत्थर के मंच जैसी कोई चीज अचानक दिखाई दी। पत्थर का मंच धीरे धीरे उठा और उससे एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। अर्जुन सतर्कता से देखता रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक पत्थर का मंच पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गया, पर उसे कोई खतरा नहीं मिला। उसने माथे पर बल डाला और धीरे धीरे पत्थर के मंच की ओर चला। पत्थर के मंच के सामने आकर वह सीढ़ियों पर चढ़ा और जल्द ही पत्थर के मंच के शीर्ष पर पहुंच गया। अरे! अपनी भौं उठाते हुए अर्जुन ने आश्चर्य से उस रहस्यमय पैटर्न को घूरा जो पत्थर के मंच की सपाट सतह पर दिखाई दिया था, और इस पैटर्न से एक अजीब रोशनी थी। उसने हल्के ढंग से स्पेस फोर्स के उतार चढ़ाव को महसूस किया। टेलीपोर्टेशन अरे! अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित था। हालांकि वह निश्चित था कि अगर पत्थर के मंच पर फॉर्मेशन को सक्रिय किया गया था तो उसे किसी दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ये टेलीपोर्टेशन अरे उससे बहुत अलग था जो उसने सीखा था। इस प्रकार अर्जुन ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने ध्यानपूर्वक इसे देखा, कुछ सुराग खोजने की उम्मीद में। करीब से निरीक्षण करने पर अर्जुन ने पत्थर के मंच के फॉर्मेशन के नीचे की खोज की। धूल से ढके हुए छोटे शब्दों की एक लाइन थी। उसने ध्यानपूर्वक धूल को साफ किया और छोटे शब्दों की लाइन तुरंत उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। इसे सक्रिय करने के लिए फायर एट्रिब्यूट ऊर्जा को अरे में डालें। अर्जुन ने माथे पर बल डालते हुए बुदबुदाया। ये स्पष्ट रूप से एक टेलीपोर्टेशन अरे था, पर इसे फायर टाइप ऊर्जा से भरा क्यों जाना चाहिए? इससे अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गया। इसके अलावा इस पत्थर के कमरे में एक विशेष फॉर्मेशन क्यों दिखाई दिया था? इसका क्या मतलब था? थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन अभी भी इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने सोचना बंद कर दिया। उसके पास फायर टाइप ऊर्जा थी। चाहे वह उसकी कन्फ्लैग्रेटेड नॉलेज सी हो या उसकी फायर स्वॉर्ड ची, वे दोनों फायर टाइप ऊर्जा थीं। हालांकि उसने फॉर्मेशन को सक्रिय करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा और चुपचाप इंतजार करने लगा। वह कौस्तुभ के नीचे आने का इंतजार करना चाहता था और एक साथ कार्य करना चाहता था। लेकिन अर्जुन की निराशा के लिए उसने आधे घंटे तक वहीं इंतजार किया, पर कौस्तुभ का कोई संकेत नहीं मिला। उसने पहले पत्थर के कड़ाव के तंत्र को चालू किया था। कौस्तुभ ने निश्चित रूप से उसके गिरने का दृश्य देखा होगा। कौस्तुभ के स्वभाव के साथ वह उसे नज़रअंदाज नहीं करेगा, इसलिए अर्जुन को यकीन था कि वह निश्चित रूप से पत्थर के कड़ाव के तंत्र को चालू करेगा। हालांकि अब तक कौस्तुभ का कोई संकेत नहीं मिला था, इसलिए केवल एक ही व्याख्या थी।
कौस्तुभ किसी दूसरे पत्थर के कमरे में गिर गया था। यहाँ एक से अधिक पत्थर के कमरे होने चाहिए, अन्यथा जब वह नीचे गिरा तो उसने रेजिंग फायर टेम्पल के किसी भी शिष्य को नहीं देखा होगा। शायद जो सभी लोग नीचे गिरे थे वे अलग हो गए थे और एक साथ काम नहीं कर सकते थे। बेशक ये केवल वर्तमान स्थिति पर आधारित अर्जुन का अनुमान था। ये सच था या नहीं वह इसकी सत्यापित नहीं कर सकता था। चूंकि वह कौस्तुभ का इंतजार नहीं कर सकता था, अर्जुन को अकेले कार्य करना पड़ा। ऐसा सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया और अपने सामने स्पिरिट अरे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने शरीर में फायर एट्रिब्यूट ऊर्जा को उकसाया और उसमें डाल दिया। एक ज्वलंत आभा दिखाई दी और पूरा पत्थर का कमरा अचानक कांप गया। पत्थर के मंच पर स्पिरिट अरे की लाइनें अचानक चमक उठीं। ये देखकर अर्जुन जानता था कि वह गलत नहीं था। इस स्पिरिट अरे को सक्रिय करने के लिए वास्तव में फायर एट्रिब्यूट ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी फायर एट्रिब्यूट ऊर्जा को और भी ज्यादा उकसाया। हड़ताल, लंबा रोल, तारांकन, गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला के बाद पत्थर के मंच पर स्पिरिट अरे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ चमका, अर्जुन को लपेट लिया। जब रोशनी गायब हो गई तो अर्जुन गायब हो चुका था। ये है। अर्जुन ने अपना सिर मोड़ा और चारों ओर देखा। उसने पाया कि वह अभी भी एक पत्थर के कमरे में था। अगर उसने अभी टेलीपोर्टेशन को महसूस नहीं किया होता तो अर्जुन ने सोचा होता कि वह कभी हिला ही नहीं था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने माथे पर बल डाला, ये पता नहीं लगा पाया कि क्या हो रहा है। सामान्य तौर पर पूर्वजों के गुफा आवासों में उनके चारों ओर कई बाधाएं और अरे फॉर्मेशंस की व्यवस्था होती थी। ये भी समझने योग्य था। आखिरकार ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसके गुफा आवासों में ये चीज़ें व्यवस्थित न हों। पर उसके सामने का ये गुफा आवास थोड़ा अजीब था। इसमें कई समान पत्थर के कमरे थे और पहला पत्थर का कमरा जिससे वह गुजरा था उसमें उसे सुरक्षित ढंग से गुजरने के लिए अरे फॉर्मेशन में फायर एट्रिब्यूट ऊर्जा डालने की ही आवश्यकता थी। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी, न ही कोई खतरा था। वह बस यह नहीं जानता था कि इस पत्थर के कमरे में क्या खास था। जैसे ही वह उलझन में था, परिचित भान भान की आवाज़ फिर से गूंज उठी। अगले ही पल अर्जुन ने पाया कि पत्थर के कमरे के बीच में एक पत्थर का मंच जो उससे बिल्कुल समान था जिसे उसने अभी देखा था, धीरे धीरे उभरा। माथे पर बल डालते हुए वह चीज़ों को वैसे ही ले सकता था जैसे वे आई थीं और धीरे धीरे पत्थर के मंच पर चढ़ गया। चारों ओर देखने पर अर्जुन आश्चर्य से नहीं रोक सका, क्योंकि इस बार पत्थर के मंच पर कोई स्पिरिट एरेज नहीं थे। इसके बजाय वहाँ कई खांचे थे। उन खांचों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ थीं। इन जड़ी बूटियों को विशेष तरीकों से संरक्षित किया गया था। वे हजारों वर्षों से सड़ी नहीं थीं और उनके औषधीय गुण खोए नहीं थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अभी तोड़ा गया हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि ये जड़ी बूटियां अत्यंत दुर्लभ थीं। वह उनमें से केवल 20 से 30% को ही पहचान सकता था। बाकी सभी अज्ञात थे। तुरंत उसने अपना ध्यान पत्थर के मंच के नीचे की ओर मोड़ा। निश्चित रूप से उसने वहां छोटे शब्दों की एक लाइन देखी। धूल को साफ करते हुए अर्जुन ने छोटे शब्दों की लाइन को घूरा और पढ़ा, 15 विषैली जड़ी बूटियां चुने और स्पिरिट अरे सक्रिय हो जाएगा। 15 चुने। अर्जुन चौंक गया। उसने पत्थर के मंच पर जड़ी बूटियों की संख्या को ध्यानपूर्वक गिना और पाया कि सभी जड़ी बूटियां एक साथ जोड़ने पर केवल 25 थीं। दूसरे शब्दों में इन जड़ी बूटियों में से आधे से अधिक विषैली थीं। इस गुफा आवास का मालिक क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसे इतनी कठिन समस्या दे रहा था। अर्जुन संदेह से भरा हुआ था। सिर हिलाते हुए वह केवल अपनी बुद्धि को डुबो सकता था और अपने सामने 25 जड़ी बूटियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हालांकि पत्थर के मंच पर छोटे शब्दों में यह नहीं कहा गया था कि अगर उसने गलत चुनाव किया तो क्या परिणाम होंगे। अर्जुन जानता था कि वह जल्दबाजी में कोशिश नहीं कर सकता था। ये गुफा आवास, चाहे वह गौतम द्वारा पीछे छोड़ा गया था या नहीं, निश्चित रूप से एक शक्तिशाली योद्धा के स्वामित्व में था जब वह जीवित था। अर्जुन शक्तिशाली योद्धा के तरीकों का अनुमान नहीं लगा सकता था। एक बार जब उसने गलत चुनाव कर लिया
तो वह यहाँ मर सकता था। उसने अपनी जान के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। हाँ, ये स्काई हार्ट ऑर्किड विषैली है। ये फिल्थी यिंग ग्रास भी विषैली है। अर्जुन ने थोड़ी देर देखा और पहले उन जड़ी बूटियों को खांचों से निकाला जिन्हें वह पहचानता था और उन्हें एक तरफ रख दिया। उसने पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सतर्क रहा, पर उन जड़ी बूटियों को निकालने के बाद उसने कोई प्रतिबंध चालू नहीं किया। ऐसा लगा कि उसने सही चुनाव किया है। थोड़े ही समय बाद उसने ढेर से 3 विषैली औषधीय जड़ी बूटियों को निकाल लिया था। बाकी जड़ी बूटियों के लिए वह उन्हें पहचानता नहीं था। एक और, ये स्टार बाउंड्री के उत्पादों के उसके उथले ज्ञान से संबंधित था। दूसरी ओर, ये यहाँ की अस्पष्ट जड़ी बूटियों से भी संबंधित था। भले ही स्टार बाउंड्री का कोई मूल अल्केमिस्ट यहाँ आता, तो भी वह ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह इन सभी जड़ी बूटियों को पहचान सकता है। हालांकि अर्जुन एक अल्केमिस्ट के रूप में स्वाभाविक रूप से जड़ी बूटियों का कुछ ज्ञान रखता था। विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के अपने नियम और विशेषताएं थीं, इसलिए भले ही वह अधिकांश जड़ी बूटियों को पहचानता नहीं था, पर इसने उसे यह आकलन करने से नहीं रोका कि ये जड़ी बूटियां विषैली थीं या नहीं। अर्जुन जड़ी बूटियों के पास आया और उन्हें ध्यानपूर्वक सूंघा। जल्द ही उसने उनमें से कुछ विषैली जड़ी बूटियों को निकाला। इन जड़ी बूटियों की विषाक्तता बहुत सूक्ष्म थी। साधारण लोग उन्हें उनकी आभा से आकलन नहीं कर सकते थे। केवल अल्केमिस्ट जो साल भर जड़ी बूटियों से निपटते थे या जिन्होंने जड़ी बूटियों का अध्ययन किया था, उनके पास ऐसी क्षमता हो सकती थी। कुछ उलटने पलटने के बाद अर्जुन ने 7 या 8 और जड़ी बूटियों को निकाला, पर 15 जड़ी बूटियों में से अभी भी आधे से अधिक बाकी थे। हालांकि वह उनकी आभा से आकलन नहीं कर सकता था कि शेष जड़ी बूटियां विषैली थीं या नहीं। अर्जुन ने एक क्षण के लिए सोचा और महसूस किया कि वह उन्हें केवल खुद ही चख सकता है, उन्हें अपनी जीभ और अपनी खुद की भावनाओं से आकलन कर सकता है। ऐसा सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और एक हल्के नीले फूल की एक पंखुड़ी तोड़ी, उसे अपने मुंह में डाला और चबाया। अगले ही पल अर्जुन का रंग बदल गया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। जब वह फूल की पंखुड़ी चबा रहा था, तो अचानक उसके मुंह से एक बर्फीली ठंडक फैल गई, जिससे उसकी जीभ लगभग जम गई। अर्जुन घबरा गया और जल्दबाजी में अपनी सेंची को संचारित किया, तभी वह उसे घोलने में सक्षम हुआ। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है, पर यह विषैला नहीं है। एक क्षण बाद अर्जुन ने डर भरी अभिव्यक्ति के साथ हल्के नीले फूल को देखा। वह नहीं जानता था कि यह फूल किस तरह की जड़ी बूटी थी, पर इसमें वास्तव में इतनी विशाल ठंडक थी। चूंकि उसने ये निर्धारित कर लिया था, इसलिए वह केवल अपनी नज़र अगली जड़ी बूटी की ओर मोड़ सकता था। पहले की तरह अर्जुन ने जड़ी बूटी का एक छोटा सा हिस्सा अपने मुंह में डाल दिया। एक क्षण बाद वह पालथी मारकर बैठ गया। उसका चेहरा नीला और बैंगनी था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत विकृत थी, मानो वह महान यातना सहन कर रहा हो। एक अगरबत्ती के समय के बाद उसने अपना मुंह खोला और काले रक्त की एक धारा थूक दी। उसकी आभा भी काफी कमजोर हो गई। विषाक्तता इतनी भयंकर है। अर्जुन का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने जड़ी बूटी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही चबाया था और वह पहले ही जहर खा चुका था। अगर उसने वास्तव में पूरी जड़ी बूटी को निगल लिया होता, तो उसे डर था कि वह तुरंत मर गया होता। हालांकि पत्थर के मंच के खांचों में रखी गई जड़ी बूटियां बेस्वाद थीं, पर उनकी विषाक्तता इतनी भयंकर थी कि अर्जुन बोल नहीं पाया। हालांकि अगर वह इस शापित जगह को छोड़ना चाहता था, तो वह केवल पत्थर के मंच पर छोटे शब्दों में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। अर्जुन ने अपने दांत भींचे और फिर से अज्ञात जड़ी बूटियों को चखा। उसे उन सभी जड़ी बूटियों को चखने में आधा दिन लग गया जिन्हें वह पहचानता नहीं था और यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वे विषैली थीं या नहीं। दर्द और दुख बाहरी लोगों के लिए अकल्पनीय था। अगर अर्जुन का मजबूत शरीर और तेज पुनर्प्राप्ति क्षमता नहीं होती, तो भले ही वह जहर से नहीं मरता, पर उसने अपनी आधी जिंदगी खो दी होती। फिर भी वह 15 जड़ी बूटियों को इकट्ठा नहीं कर पाया। 13 ही क्यों हैं? अर्जुन पत्थर के मंच के सामने खड़ा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उसके चेहरे पर भ्रम का भाव था।
चूंकि इस गुफा आवास के मालिक ने प्रवेश करने वालों के लिए हल करने के लिए ऐसी कठिन समस्या छोड़ दी थी, वह निश्चित रूप से जानबूझकर उनके साथ नहीं खेलेगा। दूसरे शब्दों में, 25 जड़ी बूटियों में से 15 वास्तव में विषैली थीं। हालांकि अर्जुन ने तीनों तरीकों अवलोकन, सूंघना और स्वाद का उपयोग किया था और केवल 13 को ही विषैला निर्धारित कर सकता था। वह शेष 2 को नहीं ढूंढ पाया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें एक एक करके पत्थर के मंच के खांचों पर चलीं, पर वह शेष 2 को नहीं ढूंढ पाया। जिस क्षण अर्जुन पत्थर के मंच के साथ क्या करना है, इस पर नुकसान में था, इस गुफा आवास में प्रवेश करने वाले सभी योद्धा उसी समस्या का सामना कर रहे थे। रेजिंग फायर टेम्पल का योद्धा मूल रूप से फायर एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करता था, इसलिए पहला पत्थर का कमरा उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन की तरह, उन्होंने पत्थर के मंच में फायर एट्रीब्यूट ऊर्जा डाली और दूसरे पत्थर के कमरे में टेलीपोर्ट हो गए। यहाँ तक कि कौस्तुभ भी। उसने आसानी से पहले पत्थर के कमरे की परीक्षा पास कर ली थी। और अब, दूसरा पत्थर का कमरा हर किसी को हैरान कर रहा था। एक निश्चित पत्थर के कमरे में, एक रेजिंग फायर टेम्पल का शिष्य पत्थर के मंच पर 25 जड़ी बूटियों को देख रहा था और अपने सिर को खुजला रहा था। वह अल्केमिस्ट नहीं था, इसलिए वह ये भी नहीं जानता था कि ये जड़ी बूटियां क्या थीं, विषैली थी या नहीं, यह अंतर करना तो दूर की बात थी। लंबे समय तक अवलोकन करने के बाद, उसने अंत में कुछ जड़ी बूटियों को निकाला जिन्हें विषैला पुष्टि की गई थी, पर बाकी को अलग नहीं किया जा सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेजिंग फायर टेम्पल के शिष्य ने अपने दांत भींचे और आकस्मिक ढंग से खांचे से एक औषधीय जड़ी बूटी निकाली। जिस क्षण उसने जड़ी बूटी को निकाला, पूरा पत्थर का कमरा अचानक गूंज उठा और उसके सामने पत्थर का मंच अत्यंत तेज गति से नीचे धंस गया, आंख झपकते ही गायब हो गया। योद्धा का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसने जल्दबाजी में पीछे हटना शुरू कर दिया और अप्रत्याशित के लिए तैयारी करने के लिए अपनी ऊर्जा को संचारित किया। एक भान भान की आवाज सुनाई दी। पत्थर के कमरे के अंदर रोशनी के धब्बे अचानक चमकने लगे। वे रोशनी के धब्बे घने ढंग से भरे हुए थे और सभी दिशाओं में फैल रहे थे। मोटे तौर पर गिनने पर वे वास्तव में सैकड़ों थे। पहली नज़र में वे एक भयंकर जानवर की आंखों की तरह लगते थे। इससे लोग कांप उठते थे। अगले ही पल, ये चमकती रोशनियां थोड़ा कांपी और योद्धा पर एक साथ बमबारी की। चौंकाने वाले और भयावह ऊर्जा के उतार चढ़ाव ठंडे और शांत ढंग से फैल गए। जब रेजिंग फायर टेम्पल के योद्धा ने ये देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत निराशा का भाव दिखाई दिया। उसके पास केवल जोर से दहाड़ने का समय था, इससे पहले कि वह अनगिनत प्रकाश की किरणों से डूब गया। एक क्षण बाद, जब रोशनी गायब हो गई, तो रेजिंग फायर टेम्पल का शिष्य पहले ही गायब हो चुका था। केवल गहरे लाल रक्त का एक कुंड और फटा हुआ कपड़ा ही जमीन पर बचा था, ये साबित करने के लिए कि यह व्यक्ति पहले अस्तित्व में था। ये रेजिंग फायर टेम्पल का शिष्य अकेला नहीं था जिसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। जिन योद्धाओं ने गलत जड़ी बूटी चुनी थी, उन सभी ने पत्थर के कमरे में प्रतिबंधों को चालू कर दिया था और एक ही सांस में मौके पर ही मार दिए गए थे। उनके हड्डियों के भी निशान नहीं बचे थे। एक दूसरे पत्थर के कमरे में कौस्तुभ ने गंभीर ढंग से अपने सामने पत्थर के मंच पर खांचे से एक जड़ी बूटी निकाली। एक क्षण तक इंतजार करने के बाद उसने पाया कि वह सुरक्षित था। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि वह अल्केमिस्ट नहीं था, पर वह स्पिरिट पिल प्लाजा का दुकानदार और स्टार बाउंड्री में एक मूल योद्धा था। जड़ी बूटियों के ज्ञान और अनुभव के मामले में वह वर्तमान अर्जुन से काफ़ी बेहतर था। आखिरकार, उसे पूरे दिन जड़ी बूटियों से निपटने वाला माना जा सकता था। इसलिए, हालांकि इस दूसरे पत्थर के कमरे में परीक्षा उसके लिए कुछ कठिन थी, पर उसके लिए पास करना असंभव नहीं था। एक दूसरे पत्थर के कमरे में रेजिंग फायर टेम्पल के उपमंदिर प्रमुख सेजल ने अपने सामने पत्थर के मंच पर 25 जड़ी बूटियों को देखा। उसने एक ही बार में 10 से अधिक को तेजी से चुना। तुरंत बाद, उसने विचार किया और कुछ और चुना, जिससे कुल 13 हो गए। इसके अलावा, उसके द्वारा चुनी गई जड़ी बूटियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी अर्जुन ने कड़ी मेहनत से निर्धारित की थीं। उनमें से केवल 2 ही बचे थे।
सेजल की आंखें बिजली की तरह चमकी क्योंकि वह शेष जड़ी बूटियों के बीच आगे पीछे चला गया, अपने दिमाग में जड़ी बूटियों में मास्टर किए गए ज्ञान की खोज कर रहा था। एक अगरबत्ती के समय के बाद वह अचानक थोड़ा सा मुस्कुराया और शांति से खांचे से शेष 2 जड़ी बूटियों को निकाला। और जब उसने पिछले 2 जड़ी बूटियों को निकाला तो उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक चमक उठी। एक टेलीपोर्टेशन अरे ठंडे और शांत ढंग से दिखाई दिया और उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। पत्थर के कमरे में पत्थर का मंच उसी समय धीरे धीरे धंस गया। पत्थर के कमरे में अर्जुन के चेहरे पर अभी भी चिंता का भाव था। पिछली अवधि में उसने शेष जड़ी बूटियों को फिर से ध्यानपूर्वक पहचाना था, पर वह अभी भी यह निर्धारित नहीं कर सका कि कौन सी 2 विषैली थीं। जिस क्षण वह नुकसान में था, अचानक उसने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। तुरंत उसने जल्दबाजी में शेष जड़ी बूटियों का एक हिस्सा लिया, फिर उन्हें जोड़ों में एक साथ रखा और ध्यानपूर्वक रगड़ा और पीसा। थोड़े ही समय बाद जब उसने 2 जड़ी बूटियों को एक साथ रखा और उन्हें रगड़ा, तो अचानक उसकी उंगलियों की नोक से एक तेज मसालेदार गंध फैल गई। इस गंध ने उसे चकरा दिया और उसकी उंगलियों की नोक से एक जलती हुई सनसनी आने लगी। अर्जुन ने अपनी सीक्रेट आर्ट को संचारित किया और अपने दिल में असुविधा को दूर किया। खुशी की अभिव्यक्ति के साथ वह हंसा और कहा, ये तुम लोग हो। इस दुनिया में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो खुद विषैली नहीं थीं, पर अगर उन्हें कुछ विशेष औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता था तो वे अत्यधिक विषैली बन सकती थीं। इस तरह का सामान्य ज्ञान न केवल अल्केमी की दुनिया पर लागू था, पर यह कुछ साधारण लोगों के जीवन में भी आम था जिन्होंने पहले कभी खेती नहीं की थी। अर्जुन ने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था, पर अब स्थिति ने साबित कर दिया कि उसका विचार सही था। निश्चितता की अभिव्यक्ति के साथ उसने 2 जड़ी बूटियों को लिया जिन्होंने खांचे से प्रतिक्रिया की थी और उन्हें एक तरफ रख दिया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन अरे दिखाई दिया। रोशनी की एक चमक के बाद अर्जुन की दृष्टि काली हो गई और टेलीपोर्टेशन की परिचित भावना ने उसे फिर से टकराया। जब अर्जुन ने फिर से अपना शरीर स्थिर किया और चारों ओर देखा तो वह खुश दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस स्थान पर वह अब था, वह अब वही पत्थर का कमरा नहीं था। इसके बजाय वह एक सुरंग में था। गलियारा असामान्य ढंग से सूखा था और आगे से आग का एक फीका निशान और एक अजीब गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। एक झुलसाने वाली आभा चारों ओर फैली हुई थी, जिससे लोगों को बिना किसी कारण के मैग्मा में गिरने का भाव होता था। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए अपनी शक्ति को उकसाया और आग के स्रोत की ओर कदम दर कदम चला। थोड़ी देर बाद वह एक कार्स्ट गुफा में प्रवेश कर गया। वह नहीं जानता था कि यह कार्स्ट गुफा कितनी गहरी थी, पर कृत्रिम गतिविधि के कोई निशान नहीं थे। ये स्वाभाविक रूप से बना हुआ लगता था। उसके सामने एक लाल आग चमक रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पाया कि आग वास्तव में बहता हुआ मैग्मा था। मैग्मा एक कुंड में इकट्ठा हुआ था और समय समय पर 1-2 बुदबुदे नीचे से उभरते थे, फटते थे और हर जगह छलकते थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।